बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। तो जरा आज शो का आगाज कर लेते हैं एक बड़ी ही अहम खबर से, और जिसने सबको थोड़ा थोड़ा सरप्राइज कर दिया है, बिकॉज हमारी सारी तैयारियां हैं। हमारी तो टीम का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है वर्ल्ड कप T20 के लिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का आगाज जो कि फैब में होना है, यानी 8 फैब से मैचेस शुरू हो जाएंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, इससे पहले ही एक तनाजा खड़ा हो गया है और भारत के दबाव में रहने वाली आईसीसी की अगर हम बात करें, उसका दोहरा मेयार है इस सारे सिलसिले की वजह, यानी कि फसाद की जड़ अगर कहा जाए तो वो ये रवैया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को इस इवेंट से बाहर कर दिया गया। और फिर बांग्लादेश की मुतबादिल टीम भी लेकर आ गया आईसीसी, जिसको कहते हैं जनाब स्कॉटलैंड। और बांग्लादेश से सिक्योरिटी के जो खदशात थे, जाहिर है उनके खदशात जो हैं वो बड़े उन हकाइक पर मबनी है जो हालात और वाकयात रहे, उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। खदशात की वजह से बांग्लादेश ने कहा जी हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर दी जाए, ये दरखास्त की थी, जिसे आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया। और पहली बार किसी एक फुल मेंबर इतने अरसे से बांग्लादेश क्रिकेट खेलता आया है, उसको इवेंट से बाहर किया गया। अब यह है कि आईसीसी के सामने बांग्लादेश की जो कमेटी है वो अपना मौकिफ रखेगी, लेकिन अगर आईसीसी ने मुस्तरद किया तो कमेटी के फैसलों को फिर कैसे तब्दील किया जाए? बिल्कुल जी, और अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं। इस बारे में बड़े फैसले आज किए जाएंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बड़ी बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। अब बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी ने के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहा है। ये जो थोड़ी चीज है हमारे लिए तो थोड़ी ज़रा सैडनिंग भी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। मेगा इवेंट में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऑप्शन भी इस मीटिंग में जेरे गौर आएगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के दरमियान होगी। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात है, मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने की इजाजत तलब करेंगे। और चेयरमैन पीसीबी का ये कहना है कि हुकूमत ने शिरकत से रोक दिया तो फिर आईसीसी 22वीं टीम का बंदोबस्त भी कर ले। यानी कि आईसीसी मीटिंग में जनाब ये साफ कह दिया था कि दोहरा मेयार नहीं चाहिए, और पीसीबी दोहरे मेयार को मुस्तरद करता है। अब मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई लाहौर में कौमी टीम से, जिसमें पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को भी एतमाद में लिया गया। तो जरा सुन लेते हैं क्या गुफ्तगू हो रही थी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए, बांग्लादेश के साथ भी यही करें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है। प्लान ABCD काफी है हमारे पास। आईसीसी से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे उसके बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। तो इन शॉर्ट अब पाकिस्तान ये फैसला करेगा। अब सब बड़े कंसर्न है कि हम क्या फैसला करेंगे, आया हम इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे या फिर जो मैचेस हमारे इंडिया से हैं हम वो नहीं खेलेंगे। दोनों सूरतों में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं आई थिंक उनके लिए बड़ा ही कोई मसला बन जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। आप ये देखिए कि अगर इसी पिक्चर में, इसी डायनामिक के अंदर हम बांग्लादेश की जगह अगर इंडिया को रख के देखें तो फिर हम ये देखते हैं कि आईसीसी किस तरह से भारत नवाजी के अंदर भारत की हर चीज मान लेता, हाइब्रिड मॉडल पे भी खिलाने को मान लेता, जिस कंट्री का नाम लेता भारत के हमने फलां कंट्री में जाके खेलने हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, उस कंट्री में आईसीसी इजाजत दे देता। तो द पॉइंट इज कि आईसीसी की जो बायसनेस है टुवर्ड्स भारत, इसका पर्दा जो है ना इस तमाम तरह सिचुएशन के अंदर चाक हो गया है। और मोहसिन नकवी साहब बार एक बात करें कि दोहरा मेयार नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे, जैसा आप एक्ट करेंगे वैसा हम रिएक्ट करेंगे। और इन खदशात का इजहार जब ही हमने कर दिया था जब हमें पता था कि अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं वो इसको अब लीड करेंगे, यानी आईसीसी को, तो हमें आइडिया हो गया था। क्योंकि सबसे बड़ा जो आप बजट के लिहाज से देखें, पैसों के लिहाज से देखें, बीसीसीआई का बड़ा इसमें एक बड़ा चंक है, जिसकी वजह से भी सब ये कहते हैं कि आईसीसी इन्फ्लुएंस में। बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायना साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। शाहिद साहब आपसे आगाज करती हूँ क्योंकि जाहिर है सब बड़े कंसर्न है कि क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान कहाँ से सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गया। अच्छी बात है कि हम साथ खड़े हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस मौके पर, लेकिन ऑप्शंस क्या है हमारे पास, क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम और मोहसिन नकवी साहब? देखिए, पाकिस्तान ने हिला के तो रख दिया, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला दिया, पूरे आईसीसी को हिला दिया, भारत को हिला दिया।
کہ اگر ہم اس ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کریں گے تو پھر اس ورلڈ کپ کا سارا مزہ کرکٹ کا ہو جائے گا. براڈ کاسٹر اور آئی سی سی تو جان بوجھ کر کے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کم از کم 2 میچز ہوں. ایک ہو گروپ میچز میں، پھر آگے جا کے یا تو سیمی فائنل میں ہو یا فائنل میں ہو. تو اس لیے کہ ان کو ایک پاکستانی میچ سے $500 ملین ملتے ہیں. یعنی جو آئی سی سی کا براڈ کاسٹ ریونیو ہوتا ہے اس کا 1/4 یا 1/6 حصہ اس سے ملتا ہے. سارے پیسے جو ہے ایک طرف، پاکستان اور بھارت کا میچ ہے ایک طرف. اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کو بھی امپروو کرنا چاہیے. بار بار نہ ہارے ہم ایشیا کپ کے 3 میچوں کی طرح. ہم 1-2 میچوں میں انہیں کھڑکا بھی دیں، جیسے ہم نے 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. جب ہم ہرائیں گے تو ہماری ویلیو اور بڑھے گی. تو محسن نقوی نے یہ کہہ کر کہ پاکستان بائیکاٹ بھی کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس اور بھی آپشن ہے. پوری کرکٹنگ ورلڈ اور آئی سی سی کو ہلا کے رکھ دیا. 2-3 دن اسی طرح چلتے رہنے دینا چاہیے. لیکن آج اگر وزیر اعظم سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات متوقع ہے، اس لیے کہ اسحاق ڈار مسلسل بنگلہ دیش کی حکومت سے دوسرے امور پر، فورن افیئرز پر، معیشت پر، دوسرے امور پر رابطے میں ہیں. تو یہ آج کا دن بڑا کروشل ہوگا پاکستان کے پاس. یہ بتائیے گا، جیسے وسیم اکرم صاحب کے حوالے سے کچھ اوپینین آ رہا ہے، بڑی ملی جلی رائے آ رہی ہے، غلط ہے، وہ فیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اسے کلیریفائی کر دیا. لیکن میں یہ ذرا جاننا چاہ رہی ہوں، توصیف صاحب کی طرف بھی آئیں گے. اب شاہد صاحب ذرا سے یہ بتا دیں کہ اگر تو ہم یہ اسٹیپ لیتے ہیں، یعنی کہ ہم پورے ورلڈ کپ کے ایونٹ سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، تو کیا آنے والے وقتوں پر پھر ہم پہ کوئی پینلٹی لگ سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم اگری کر گئے، ہم نے اپنی ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے. بالکل، پاکستان کو فائنینشیل جو امپلیکیشن ہے اس کی وہ فیس کرنی پڑے گی. پینلٹی بھی لگ سکتی ہے. پاکستان کو یہ پروف کرنا پڑے گا آئی سی سی کو کہ ہمیں خدشات ہیں، سیکیورٹی خدشات ہیں سری لنکا میں جو کہ نہیں ہیں. اور ایک دوسرا آپشن یہ بھی ہے جو وکلا نے، قانونی ماہرین نے مجھے بتایا کہ پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ممبر بورڈ کے ساتھ آپ نے امتیازی سلوک کیا ہے، اس وجہ سے ہم پل آؤٹ کر رہے ہیں. اگر یہ ریزن ویلڈ ہے تو پھر پاکستان کو کوئی پینلٹی نہیں لگے گی. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نہ جائیں تو حکومت کو بھی ایک ویلڈ ریزن دینا پڑے گا کہ کیا ہمیں سری لنکا میں سیکیورٹی خدشات ہیں جو کہ نہیں ہیں. اور آئی سی سی یہ کہے گا کہ ہم تو آپ کو آلریڈی ایک ایسے سیکیور ملک میں آپ کو کھلا رہے ہیں، نیوٹرل وینیو پہ کھیل رہے ہیں جو آپ نے پچھلے سال فیوژن فارمولا طے کیا تھا اس کے تحت. لیکن یہ واقعی طور پر اس میں دوسری دنیا، انگلینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ نے ساتھ دیا کہ کیوں نہیں. یہ دوہرا معیار ہے آئی سی سی کا. ایک ملک کے کو تو آپ نے الاؤ کر دیا کہ وہ پاکستان میں نہ کھیلے، دبئی میں اپنے میچز کھیل لے، اس کو سیکیورٹی خدشات ہیں. بنگلہ دیش کو نہیں ہے جو کہ جینوین ہے. ان کے ایک پلیئر کو انہوں نے آئی پی ایل سے نکال دیا. ویسٹ بنگال میں مسلم بنگالی مارے جا رہے ہیں شدت پسندوں کے ہاتھوں. آدتیہ ٹھاکرے شیو سینا کے جو بامبے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو اور پاکستان کو نہیں آنا چاہیے. دھمکیاں بھی ہیں، سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں. اس کے باوجود آئی سی سی نے ایک یک طرفہ فیصلہ کر دیا کہ ہم ایک ملک کو اجازت دے کر غلط مثال قائم نہیں کرنا چاہتے. مثال تو آپ نے قائم کر رکھی ہے پہلے. صحیح کہہ رہے ہیں. شاہد بھائی، میں توصیف بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس چیز پہ کہ پاکستان اور انڈیا روایتی حریف ہیں. پوری دنیا میں انتظار کیا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کب کرکٹ کے میدان میں اتریں گے، کب میچ آئے گا پاکستان اور انڈیا کا. اچھا، براڈ کاسٹرز کا نقصان تو ہے ہی ہے، آئی سی سی کا بھی نقصان ہے. شاید میں نے ابھی بتایا کہ 500 ملین ایک میچ سے کماتا ہے آئی سی سی. وہ نقصان تو اسائڈ، شائقین کرکٹ بڑے منتظر ہوتے ہیں، ان کا بڑا دل ٹوٹے گا. تو آپ کی کیا رائے ہے ویسے کہ پاکستان کو وڈرا کرنا چاہیے، ایکشن پہ ایکول ری ایکشن دینا چاہیے، یا پھر کچھ اور آپشنز بھی جن پہ غور کیے جانا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو شاہد بھائی نے جتنی باتیں کی بالکل ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا. لیکن ایک چیز آپ ضرور نوٹ کریں کہ باقی لوگ کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اور ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی کو جو ہے 15-20 آدمی مل کے مارے جا رہے ہیں ایک آدمی کو، اور جو لوگ اتنے کھڑے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا. پھر ایک آدمی ایسا آتا ہے نکل کے باہر جس کا نام پاکستان ہے، اور پاکستان آن کے جو ہے کہتا ہے کہ یہ کیا مذاق تم نے بنایا ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو آپ کرتے ہی رہے، اب اس کے ساتھ بھی آپ کرنا شروع کر دیا آپ نے، سب کے ساتھ. تو مجھے افسوس یہ ہے کہ باقی کنٹریز جیسے شاہد بھائی نے بتائی باتیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. اب بات یہ آتی ہے، انہوں نے بھی یہ جب بات کرو ان سے، ہماری گورنمنٹ نہیں مانتی. ٹھیک ہے، ہماری بھی جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی ہے اب گورنمنٹ کے، ہماری گورنمنٹ بھی
एक्चुअल क्या हो रहा है कि वो तो अपनी जगह है बांग्लादेश, लेकिन कोई भी किसी भी कंट्री का, मैं तो उन कंट्रीज से क्वेश्चन करता हूं कि कोई भी कंट्रीज को अगर कोई ये कहे, वहां की अवाम या वहां के बदमाश लोग कहें, सॉरी टू से ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि भाई आप इधर आओगे हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे, कौन जाएगा? आप बताइए, ये गोरे चले जाएंगे, ये लोग दूसरे लोग चले जाएंगे? नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? फिर क्या आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हो? सब आपकी ड्रामेबाजी है। ये पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया, ये उसका बदला जो है इस तरह करके ले रहे हैं। और फिर जाहिर है कि बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हुआ, बिल्कुल खड़ा हुआ, और हमें उसका फेवर करना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन हमारा। ये विक्रांत गुप्ता जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, भारत के वोकल हैं काफी ट्विटर पे, उन्होंने तो ट्वीट करके कहा है कि अगर पाकिस्तान ये करता है तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ सलूक करना चाहिए जो बांग्लादेश के साथ किया है। फिर उन्होंने बताया कि जी रेवेन्यू जनरेशन में तो 4th नंबर पर आते हैं पीसीबी वाले, और न जाने हमें ब्लैकमेल भी करार दे रहे हैं कि इन्होंने आईसीसी की जो एशियन कप की जो ट्रॉफी है वो अपने पास रखी हुई है। तो ये तो बकायदा प्रोवोक कर रहे हैं अपने बोर्ड को, आईसीसी को, बीसीसीआई को, कि आप इनका बायकॉट खुद कर दें। तो इस सिचुएशन पर क्या कहिएगा? देखिए, वो तो जो कर रहे हैं हमें इतने टाइम से नजर आ रहा है सारी चीजें। वो जो हरकतें कर रहे हैं लोगों को पता है कि ये गलत कर रहे हैं, मगर किसी की जबान नहीं खुल के देती। एक बांग्लादेश आया, वो जाहिर है अपनी सेफ्टी चाहता है ना। अब मुस्लिम होने का अगर आप उसको इस तरह करके दे रहे हो, या हमने जो फेवर किया उसकी बात आप कर रहे हो, तो ये तो कहीं से भी जस्टिफिकेशन है नहीं। हमारी गवर्नमेंट आज फैसला करेगी, और अल्लाह करे, मैं तो इस क्रिकेट को अभी भी कहता हूं कि भाई हम लोग बड़े सुकून से खेलने वाले हैं और बड़े पॉजिटिव बातें करने वाले हैं, मगर आपकी तरफ से हर दफा ये हरकतें होती हैं, तो कोई तो ऐसा चीज निकले जिससे आपका मुंह बंद किया जा सके। हकीकत ये है, पैसे का जहां तक आपने कहा, ये बकवास कर रहे हैं। इनको इतनी मुसीबत पड़ी हुई है ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर से कि ये सोच भी नहीं सकते। खलबली मची हुई है उनके यहाँ कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो हमारा पैसा कहाँ से बनेगा। बकवास कर रहे हैं कि इतना पैसा जो है 4th और 5th और ये वो बात कर रहे हैं, बकवास है। ना खेलें, ना खेल के देखें, एक देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है। मैं फिर कहता हूँ कि हम जो है बड़े मतलब ऐसे लोग हैं जो कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। आपने एक मुल्क के साथ ऐसा किया है, तो आपको अगर कोई बता रहा है कि भाई ये गलत किया, आपने क्या कबात थी, आपने हमें दूसरी जगह पे खिलाने का बोल दिया, ठीक है हम चले गए। अब यहां पर भी यही पोजीशन आती है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसपे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि तो आप ठीक है उनका ग्रुप चेंज कर दें, एक मोहरा इधर से उठा के उधर डाल दें, उधर से ला के इधर डाल दें, ये सिंपल दैट हो जाता सारा कुछ। मगर उन्होंने जब करनी थी ये चीजें तो फिर वो कुछ भी करते रहे। आज हमारा फैसला आएगा, फिर भी मैं समझता हूं कि हम बड़ा तसल्ली से इसको देख के आज की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के बीच में होने जा रही है। बड़े फैसले मुतवक्के हैं, हतमी फैसला भी आज की मीटिंग में हो जाएगा। तो आसिफ भाई, शाहिद भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। हम अपने व्यूअर्स के साथ एक और अपडेट और एक स्टोरी शेयर कर लेते हैं, और ये है कि जहां पर ये सारा मसला चल रहा है, साइड बाय साइड आपको बता दें कि पीसीबी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी हुई है स्क्वाड में। हारिस रऊफ को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। हारिस रऊफ को डेब्यू के बाद पहली बार आईसीसी इवेंट से ड्रॉप किया गया है। सलमान आगा टीम की कमान संभालेंगे, कैप्टन होंगे। उनके अलावा साइम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे, फहीम अशरफ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक और इब्रार अहमद स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो जनाब, और अगर हम देखा जाए तो पहला मैच जो इफ्तिताही रोज होना है 7 फ़रवरी को, वो नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा, जबकि रिवायती हरीफ भारत से हमारा टाकरा अगर तो हुआ तो वो 15 फ़रवरी को होगा। तो जरा आ जाते हैं शाहिद साहब, आपसे जरा इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन PSL के हवाले से भी दे देते हैं आपको खबर, क्योंकि PSL में भी बहुत कुछ नया होना जा रहा है। और सुपर लीग की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी होगी, ऑक्शन होगा जो कि 11 फ़रवरी को होना है। और ऑक्शन के हवाले से तमाम जी कवायद ज़वाबित जो कैटेगरीज हैं और फ्रेंचाइज का ऐलान कर दिया गया है, फ्रेंचाइज पर्स का ऐलान भी कर दिया गया है। इस सीजन में पाकिस्तान सुपर लीग में मेगा क्रिकेट स्टार्स को लाने की तैयारियां हैं, और गद्दाफी स्टेडियम में
प्लेयर ऑक्शन के लिए तफसीली वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया, जिसमें ऑक्शन का तरीक़ाकार, ज़ाहिर रिहर्स, क़वाइद ज़वाबित किए गए और एक फ्रेंचाइज कम अज कम 16, ज़्यादा से ज़्यादा 20 खिलाड़ियों को मुंतखब कर सकेगी और फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स होगा। 5 से 7 गैर मुल्की प्लेयर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो लेट्स सी क्या होता है और जी बेस जो प्राइस हैं वो क्या सेट होंगे। लेकिन सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं स्क्वाड के हवाले से। शाहिद साहब बताइएगा, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, बाबर आजम एक बार फिर T20 का हिस्सा बन गए हैं और हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया है, तो आपका क्या रद्द अमल है? हारिस को ठीक किया है आई थिंक, जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए। बट आई थिंक मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, इसलिए कि हारिस रऊफ पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर है। 133 विकेट्स हैं उनकी। अभी बिग बैश में वो 20 विकेटें लेकर टॉप पे रहे। ऐसे बॉलर को निकालना बहुत बड़ा फैसला है। लग रहा है माइक हैसन का एतमाद उनके ऊपर कम है। कुछ क्रूशल मैचेस में जो हारिस की कॉस्टली बॉलिंग थी वो उनके खिलाफ चली गई। एशिया कप का 15वां ओवर नहीं भूलता कोई, मेलबर्न का 19वां ओवर कोई नहीं भूलता, इंग्लैंड अमेरिका के खिलाफ आखिरी ओवर कोई नहीं भूलता। बहुत सारे उनके ऐसे वो हैं, लेकिन वही वाली बात है कि खाता है लेकिन विकेट तो लेता है। माइक हैसन जो है उनके दिल के करीब फिर बाबर भी लगते हैं, क्योंकि सेम रूल फिर बाबर पे भी अप्लाई होना था। परफॉर्मेंस तो वहां भी नहीं आ रही मगर उनको शामिल कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। एक वो बड़ा प्लेयर होता है, उसके ऊपर फैसला लेना जरा सा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वरना तो आपके पास ऐसे 2-3 अच्छे प्लेयर थे। आपने अब्दुल समद को बगैर खिलाए बाहर कर दिया। मास सदाकत बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। अगर आपने एक स्पिनिंग ऑलराउंडर लेना था जो कि श्रीलंका में कामयाब होगा तो आप मास सदाकत को ले सकते थे, इसलिए कि सीमिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ वहां इतना ज्यादा उनका काम नहीं है। ऑल्दो उसने एशिया कप में अच्छी बॉलिंग की थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अगर बोल्ड डिसीजन ही लेने थे तो फिर बाबर को भी ड्रॉप करते हैं। जिस तरह उन्होंने बिग बैश में बैटिंग की, उन्होंने बिग बैश में बहुत ही स्लो बैटिंग की। 103 रन का स्ट्राइक रेट जो कि नाकाबिले कबूल है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन बाबर एक बड़ा प्लेयर है, अल्लाह करे कि वो T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करे। हारिस रऊफ का डिसीजन मेरे हिसाब से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन माइक हैसन ने कहा कि हमने 3 फास्ट बॉलर लेने थे और भी अनलकी बॉलर है। वसीम जूनियर नहीं है, अहमद दानियाल नहीं है, तो हारिस रऊफ भी नहीं है। लेट इट बी, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ये स्क्वाड जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाए, अगर फैसला हमारे हाथ में आ जाए कि हमने जाना है। और तो आसिफ भाई, एक बड़ा अवामी सवाल आपसे करने लगूं, जरा बताइएगा, एक वक्त था पाकिस्तानी क्रिकेट पे बड़ा गोल्डन एरा था कि जब पाकिस्तानी बॉलर से बैटर्स डरते थे और लरसते थे। शुएब अख्तर की बात की जाए, वसीम अकरम की बात की जाए, वो कौन सा पीरियड ऐसा आया, क्या गलतियां हमने की, कौन सा वो रफ पैच आया जिससे वो चार्म लूज हो गया है? देखिए, एक तो सबसे मेन चीज ये कि आपने जो इतने साल गुजार दिए, आप अपनी लड़ाइयों में रहे। अब वो बातें करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपनी लड़ाइयों में रहे। आपने टीम को एक कोने में फेंक दिया, आपने कोशिश ही नहीं की ये चीजें बनाने से होती। हारिस रऊफ भी जो आए थे वो आकिब जावेद लेके आए थे, और वो जो है किसी एकेडमी से भी खेले और फ्रेंचाइज ने भी उनके लिए किया। आपने कोशिश ही नहीं की। एक सबसे मेन वजह यह है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को टीम तो अनाउंस करनी थी। अब जहां ये आप बात कर रहे हैं, आप ये देख लें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुझे तो हैरत है, यही आकिब जावेद हैं जो अपना बाबर आजम के लिए कहते थे बैठ के। आप देख लें फ्रेंचाइज के टाइम में कि हम तो ऐसे प्लेयर को कहते हैं भाई आउट ही नहीं करो, इसलिए कि वो उसको पूरा खेलने दो 20 ओवर। क्या मकसद है? और आज आप गीत गा रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, ये बातें करना अच्छी बात नहीं है। अपना माजी में देखें आपने क्या क्या बातें की हुई हैं। फिर वो खामोश बैठे हुए। क्या नाम है, हारिस रऊफ से क्या उनको प्रॉब्लम है? मैं उनके खिलाफ हुआ था, खिलाफ नहीं, आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बात की थी। यार वो ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं ही जिताऊंगा या मैं ही विकेटें लूंगा, तो ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए। मुल्क के लिए खेल रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी मैं शाहिद भाई की बात और अपने दिल से कह रहा हूं कि उनको इस टीम में रखना चाहिए था। क्या वजूहात हैं? यहाँ तो एक तो प्रॉब्लम इनसाइड बड़ी हो जाती है ना प्रॉब्लम, तो क्यों क्या वजूह? अब आप एक टीम का मवादना कर लीजिए। टीम तो आपकी बनी हुई है, 11 तक आपके बने में, बाकी 4 प्लेयर जो आपने रखे हैं उसमें कोई बैट्समैन है ही नहीं, कोई बैट्समैन इन्होंने नहीं रखा। देखिए, मास सदाकत की बात की, औरों की बात की आपने, उसमें
जो 4 प्लेयर हैं उसमें बैट्समैन रिजर्व में कोई रखा हुआ ही नहीं है, यानी 11 के बाद 4, वो तो जो है टीम वो अपनी जगह है। स्पिन अटैक हमारा बहुत अच्छा स्पिन अटैक, लेकिन आपने इसलिए नहीं रखा कि भाई यही लोग खेलेंगे, इनको सेफ्टी दे दी। वहां से उधर से तो कोई आएगा ही नहीं ना, अंदर आएगा भी तो बॉलर आ जाएगा अंदर, बैट्समैन कोई नहीं है। इन सबको सेफ्टी दे दी कि आप जो है ना भाई आप तो खेलोगे ही सारे, ये टीम अनाउंस की है इन्होंने। तो भाई हमारी दुआएं अल्लाह करे जीते, और ये माइक हैसन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। और अगर ये इस इवेंट में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया ना, के इंक्लूजन को कैसे देखते हैं आप? अंडर 19 से उन्हें लिया गया है। अब आप ले लीजिए, अंडर 19 के पहले भी प्लेयर खेलते रहे, ऐसा नहीं। बात यह है कि आप मेन टूर्नामेंट्स में आपने आज से 2 साल 1 साल 2 साल पहले जब रिजवान भी थे और सरफराज भी थे, आप एक विकेट कीपर से चले जा रहे थे। कल मैं सुन रहा था यासिर हमीद को, वो कह रहे मेक शिफ्ट चलता है इसमें। भाई मेक शिफ्ट नहीं चलता भैया, पीछे गेंदें जाएंगी ना टर्न होके, जब नहीं पकड़ पाएगा ना कोई तो फिर आप पूछेंगे मेक शिफ्ट क्या होता है यार। रेगुलर विकेट कीपर होता है भाई। आप किस तरह की बात करो, किसको कुछ करने की बात करो, गलत बात है। आप ये नहीं करो, सही बात करो। ऐसा कीपर होना चाहिए। मेक शिफ्ट था जो कामरान खड़ा था, क्या मेक शिफ्ट विकेट कीपर था वो? बात ये नहीं है। बात यह है कि आपको रिजवान को नहीं लेना था, आपने नहीं लिया। उसकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो अपनी जगह है उससे। लेकिन आपने जो चीजें की हैं, आपने लोगों को, शादाब को सेव कर दिया, आपने 1-2 को और सेव कर दिया कि भाई आपने खेलना, आप फिक्र नहीं करें। ठीक है, हमारी टीम अच्छी है, 8-9 तक बैटिंग आपकी आ रही है। अब आप जीत के दिखाएं, आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, बल्कि फाइनल में आपको खेलना चाहिए। अगर इस तरह से आपने टीम बनाई है, जो प्रॉब्लम थी और वो मैंने बता दी। जब टीम जीत जाती है तो फिर ऐसे ही है, तो फिर हर चीज से पर्दा पड़ता है। शायद भी आपकी तरफ आऊंगा। हम ये देखते हैं कि जब हमारे बैटर्स आते हैं या जब हमारे बॉलर्स आते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती है, फिर उनको रीड करते हैं फिर उनको। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब आफ्टर रीडिंग उनकी वो अपनी गलतियों पर काबू नहीं कर पाते। जिस तरह का कोई लेग पे आउट हो रहा है तो वो लेग पे ही आउट हुए चले जा रहा है, किसी का स्ट्राइक रोटेट का मसला है तो वो स्ट्राइक रोटेट पे का ही इशू चली जा रहा है। क्यों नहीं अपनी गलतियों पे काम किया जाता? क्यों नहीं अपनी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको नरिश किया जाता, उन पे काम किया जाता? बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में डॉट बॉल्स है, लेकिन वही रोबो हैंड स्टिक से बॉलिंग कराया जा रहा है बैटिंग कोच। वो ये नहीं बता रहा कि भाई स्ट्राइक रोटेट करना सीखो, 2 प्लेयरों को खड़ा करके 20-25 सिंगल भागें रोजाना। हर सेट ऑफ बैट्समैन 8-10 बैट्समैनों को ले, उनसे कहें कि रोजाना आप 30 सिंगल लेंगे, 30 डबल लेंगे, ताकि पाकिस्तान की वो कमजोरियां दूर हो। कमजोरियां वाकई दूर नहीं होती। और जैसे हारिस रऊफ की हम बात कर रहे हैं, उसकी भी एक कमजोरी रही कि वो क्रूशियल ओवर इतने अच्छे नहीं कर पाता, ऑल्दो के विकेट टेकिंग बॉलर है, वो कमजोरी हमने दूर नहीं की। और बहुत सारे प्लेयरों की, बाबर आजम की स्लो खेलने की हमने कमजोरी दूर नहीं की। तो ये सारी गलतियां हम करते आए, लेकिन इसी तरह काम चलता रहता है, इसी तरह काम चलता रहेगा। अब कोच ने ये बात की कि मुझे उस्मान की विकेट कीपिंग पे भरोसा है, उसने विकेट कीपिंग इंप्रूव की। किसी भी प्लेयर को कोच का, कैप्टन का इतना एतमाद मिल जाए। सलमान आगा ने भी उस्मान खान की तारीफ की। तो जितना कॉन्फिडेंस के बाद अब उस्मान खान को परफॉर्म करना चाहिए। और नाफे को बहुत कम मैचेस खेलने के बावजूद लिया है। अल्लाह करे कि वो एक एक्स फैक्टर साबित हो पाकिस्तान के लिए। प्लेयर वो अच्छा है, लेकिन पीछे उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होता। अब सिलेक्ट हो गया तो उसको बैक करना चाहिए। अल्लाह करे कि वो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है जिस तरह वो हिटिंग करता है। तो अब सिलेक्ट हो गई तो अब इन्हीं प्लेयरों को हमने बैक करना है। बिल्कुल। और शायद भाई एक बात जी, इतनी विकेट कीपरों की जरूरत क्या है? क्या एक के पीछे एक खड़ा करते जाएंगे क्या? तीनों विकेट कीपर? हाँ, ये माइक हैसन की आदत है कि वो सारों को, ये माइक हैसन की आदत है कि वो सारों को कीपर बनाना चाहता है। उसने तो बाबर तक को ऑफर की थी कि अगर तुम कर लो तो तुम्हारी जगह में टीम पक्की। लगता है उनकी कोई अपनी ख्वाहिश थी जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो खिलाड़ियों पे कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि रिजर्व में खिलाड़ी जो बैटर्स जो है वो होने चाहिए थे। शाहिद साहब जरा PSL पर आ जाते हैं। अब PSL में जाहिर है अब एक नई जर्नी शुरू हुई है। हम देख रहे हैं अब 11th जो एडिशन है उसमें खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। सो बेस प्राइस क्या है, क्या तरीकाकार होगा, किस तरह होने जा रहा है ये? देखिए, सारा का ऐलान उन्होंने किया है। 45 करोड़ रुपए हैं कि टॉप कैटेगरी की 4.2 करोड़ रुपीस बेस प्राइस है। तो वहां से लेके चलेंगे टीमों को। कल फ्रेंचाइज के मालिकान को और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बताया भी कि ऑक्शन
किस तरह होगा। अब सारी दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही हैं ज्यादातर, जैसे द 100 है, SA20 है, ILT20, ये सब ऑक्शन पे चली गई हैं। और जैसे जैसे लीग बड़ी होती रहती है वो ऑक्शन पे चली जाती है। पहले सैलरी कैप इतना बड़ा नहीं था तो ड्राफ्ट होते थे। ड्राफ्ट में ये होता है कि हर टीम की बारी आती है, उस बारी में वो अपनी पसंद से प्लेयर चूज कर लेता है। किसी टीम की अगर छठी या पांचवी बारी है तो वो फिर अच्छा प्लेयर लेने में नाकाम हो जाती है। तो अब सबके लिए इक्वल ग्राउंड होगा, सामने आपके प्लेयर है, सामने उसकी बेस प्राइस है, आप उसकी वैल्यू लगाएं। आप अपने बजट में से एक अंदाजा लगा के रखें कि आपने 16 प्लेयर सेलेक्ट करने, मिनिमम 20 प्लेयर करने, मैक्सिमम एक बाहर से साइनिंग करनी है, तो आपके पास एक बजट है। मेरे हिसाब से तो किसी खातून खाना को रखें, वो ज्यादा अच्छा बजट है। तौसीफ भाई, आपसे भी यही सवाल है, जानना चाहूंगा कि अब PSL पाकिस्तान का अपना ब्रांड है और इतना बड़ा हो गया कि आज हम देख रहे हैं कि ऑक्शनिंग हो रही है, 45 करोड़ का वो पर्स है, फिर एक बेस प्राइस का तयन किया गया है, इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं, ड्राफ्टिंग हो रही है। क्या राय है आपकी इस चीज के ऊपर कि PSL कितनी तेजी से एक ब्रांड की तरफ बढ़ा और मजीद आगे कितने एक जर्नी है जो PSL ने तय करनी है? बिल्कुल सही। 4 या 5 साल का ये हमारा जो था, यानी कि इतना टफ टाइम था और उसके बाद हमने इस ब्रांड को ऐसा खड़ा कर दिया, यूं कि हमें फिर वही पड़ोसी मुल्क की आती है, उन्होंने बहुत कोशिश की, हमने बाहर जाके बहुत जबरदस्त काम किया और आपने देखा कि एक ब्रांड बन गया है। अब हमारा फोकस ये होना चाहिए, और जबरदस्त ब्रांड बन गया है, अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ये जो हो रहा है ना, इसको भूल के अपने इस ब्रांड को और ऊपर लेके जाए। वैसे तो ये बहुत ही ऊपर चला गया उस लिहाज से, और हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, स्पॉन्सर्स की इन्वॉल्वमेंट, इनका सबका क्रेडिट जाता है। हमारे पिछले बोर्ड में नजब शेट्टी साहब को अगर हम ना क्रेडिट दें तो वो भी ज्यादती होगी। तो हमने सबने मिलकर इसको बनाया, हमने अच्छे हालात भी देखे, बुरे हालात भी हमने देखे, लेकिन इस वक्त ये एक ऐसा बन गया है जो हम सबकी आन, जिसे कहना चाहिए आन है हमारी। तो हम इस पर पूरा फोकस करें, प्लेयरों को पैसे मिलने चाहिए, हर चीज अपनी जगह, मगर इस ब्रांड में अब वो चीजें और मिठास ऐसी डाल दी जाए जिससे लोग जो है और जो है बहुत अच्छे महसूस हो सके इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। शाहिद हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। और शाहिद साहब से तो हम कहते हैं ना पूरा थ्रू आउट द डे जरा अपडेट्स भी जानते रहेंगे, लेकिन ये है कि भाई लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग बड़ी इस पे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि हारिस रऊफ नहीं है, बिकॉज क्रूशल मैचेस में जो हालत हुई उनकी वजह से कुछ मैचेस हमार भी गए, तो ये वजह है। बाकी शादाब को क्यों लिया, इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ये सब बातें तब मैंने कि जब हम वर्ल्ड कप, अल्लाह खैर करे आज की मीटिंग में तय हो जाए कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ा सेंटिमेंटल हूँ पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने के लिए। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बात करेंगे सानह गुल प्लाजा से मुताल्लिक, और जाहिर है जिस तरह की ट्रेजिडी है, आज तकरीबन 10वां दिन हो गया है। आपको याद होगा लास्ट जो सैटरडे था तब ये ट्रेजिडी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद अब तक हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन के हवाले से खबरें आ रही थी। रात गई खबर आई कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और आज इमारत को सील कर दिया जाएगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर साउथ ये कहते हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद, अच्छा इसकी मुकदमा भी दर्ज हो गया है, FIR भी सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है, और तहकीकात के बाद अगर कोई नाम सामने आए तो इंक्लूड की जाएगी। अब तफ्तीश को कहा गया है कि तेज कर दी गई है और 82 अफराद लापता थे। किसी का प्यारा लापता है तो राब्ता कर सकता है, ये कहा गया है। 73 जहांबक अफराद में से 23 की शनाख्त हुई है। अच्छा, ये जो 82 अफराद जो लापता हैं, उनके लवाहिकीन गुल प्लाजा के बाहर आज भी मौजूद हैं, वो डेली होते हैं वहां पे। अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो दे दें हमें, जज्दे खाकी तो नहीं आ सकता अब, लेकिन कुछ तो दे दें कि हम जनाजा पढ़ लें। हम जनाजा भी कैसे पढ़ें? मतलब वो लवाहिकीन की जो दर्द, जो तकलीफ है ना, अनबेलेबल है, वो देखी नहीं जाती। तो डिप्टी कमिश्नर साउथ ने क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। प्लेस को कम्प्लीटली सील किए जा रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो SBCA करेगी। FIR हो चुका है, हम इस पर तफ्तीश और भी करेंगे। एक पॉकेट इसीलिए कहूँगा क्योंकि अभी भी हमें शक है कि वहाँ पे शायद कुछ न कुछ मौजूद हो। सारे नाम कम होने के बाद अब 79 पे हम खड़े हैं। अब हमारे पास आइडेंटिफाइड जो है वो 23 है। 23 की DNA मैचिंग में क्लियरेंस हो चुकी है। बाकियों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो मीडिया के साथ शेयर कर लेंगे। और वही बात कि लोग प्यारे अपने लोगों के लिए, जाहिर है जिसका किसी के घर से 3 अफराद, किसी के घर के 4 अफराद,
یہ بڑی انڈیویجول سٹوریز جو ہیں بڑی دردناک ہیں. وہ کھڑے ہیں باہر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باقیات ہی مل جائیں کہ ہم تدفین کر دیں. ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم ذرا ڈیٹیل جانیں گے. پہلے تو یہ جانیں گے کہ کیا جس عمارت کو سیل کر دیا جائے گا, کیا یہ سرچ آپریشن واقعتاً مکمل ہو گیا ہے؟ افضل ذرا ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا وہاں سے کہ کیا بتایا جا رہا ہے اب تک اندر تمام تر سرچ آپریشن مکمل ہے؟ صدف دیکھیں, سرچ اینڈ ریکوری آپریشن کہوں گا اسے. ریسکیو آپریشن تو تب ہوتا کہ اگر لوگوں کو زندہ بچایا جاتا. تو سرچ اینڈ ریکوری آپریشن جو ہے وہ تقریباً 10ویں روز مکمل ہو گیا ہے اور آج عمارت کو سیل کیے جانے کا کہا گیا ہے. البتہ گل پلازا کا وہ والا حصہ جو کہ گارڈن کی سائٹ تھا اور وہ 40% کے قریب عمارت کا حصہ تھا اور وہ گر گیا تھا, وہاں سے ملبہ اٹھانے کا کام جو ہے وہ آج صبح بھی جاری تھا. اب تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا ہے کیونکہ اسٹریٹجی کو شاید چینج کیا جا رہا ہے. یہاں پر ڈی سی ساؤتھ بھی آ گئے ہیں اور وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں یہاں پر جو ریسکیو کی ٹیمیں کام کر رہی تھی ان کے ساتھ. اور آج جو ہے وہ عمارت کو سیل کیا جائے گا. گزشتہ روز فورنزک ماہرین کی ٹیم نے بھی اس متاثرہ عمارت کا دورہ کیا تھا اور جس مقام پر سرچ اینڈ ریکوری آپریشن مکمل ہوا تھا وہاں پر باقاعدہ مارکنگ کر دی گئی ہے. غیر متعلقہ افراد کو اس عمارت کے اندر جانے کی اب اجازت نہیں ہے. شواہد انہوں نے جمع کر لیے ہیں, کچھ شواہد کو یہیں پر پریزرو کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو عمارت کے جو متاثرہ عمارت کے گیٹس تھے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پر اسٹیکرز لگا دیے گئے ہیں اور گیٹ نمبر بھی اس پر لگا دیے گئے ہیں تاکہ جو تحقیقاتی ٹیمیں ایک مرتبہ پھر یہاں پر دورہ کرنے آئے تو ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ مدد مل سکے. اس کے علاوہ آج ایس بی سی اے, کے ایم سی اور دیگر ماہرین کی ٹیم بھی آئے گی اور وہ اس عمارت کا جائزہ لے گی اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آیا اس کو مخدوش قرار دیا جائے یا نہیں. بظاہر تو عمارت جو ہے جس طرح بتا رہے ہیں کہ سرچ اینڈ جو ریکوری آپریشن ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بلڈنگ کو سیل کی جانے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو 83 افراد میں سے 23 کی شناخت ہوئی, جو باقی افراد ہیں ان کے لواحقین کو کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے 82 افراد میں سے 23 کی شناخت ہو پائی ہے اور اس میں سے بھی 17 کی شناخت ڈی این اے کی مدد سے ہوئی ہے. بیشتر جو لاشیں ہیں ان کی شناخت نہیں ہو پائی ہے. تقریباً 13 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے بھی ڈیتھ باڈیز ہیں جن کے ورثہ نے اب تک نہ ہی ڈی این اے کے نمونے جمع کروائے ہیں نہ ہی اندراج کرایا ہے. تو مجموعی طور پر جو ہے وہ اس کے اندر 82 افراد مسنگ ہونے کے بعد اب جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ 73 کے قریب جو ہے وہ ڈیتھ باڈیز سامنے آ گئی ہیں. تو اب بعض جو ہے وہ انسانی اعضا بھی ملے تھے. پھر جو ڈی سی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے بعض ناموں کو جو ہے وہ کئی مرتبہ لکھوایا ہے, یعنی کہ ایک ہی شخص کے حوالے سے اس کے 2-3 فیملی ممبران نے جو ہے وہ نام لکھوا دیے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ تضاد پایا جاتا ہے لسٹ کے اندر. تاہم ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے شناخت ہوتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ لاشیں ورثہ کے حوالے بھی کی جا رہی ہیں. ڈی این اے کی مدد سے جن لوگوں کی شناخت ہوئی تھی گزشتہ روز بھی جو ہے وہ 2 لاشیں جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کی گئی. تو اسی طرح سے ورثہ کے ڈی این اے جب میچ ہو رہے ہیں کسی ڈیتھ باڈی کے ساتھ تو پھر اسے جو ہے وہ لاش جو ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے. البتہ یہ کہنا ابھی اس بارے میں جو ہے وہ حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ڈیتھ باڈیز کم بتائی جا رہی ہیں. تو پھر اس ساری صورتحال کے اندر جو افراد لگ بھگ جو ہے وہ 10 کے قریب افراد کا جو کلیم سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. تو اس حوالے سے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ڈیتھ باڈیز جو ہے وہ اتنی زیادہ جھلس گئی تھی کہ انہیں یہاں سے ان کی باقیات کو جو ہے اٹھا کر اسپتال منتقل کرنے یا ڈی این اے حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا. لہٰذا ایسی صورت میں حکومت کیا طریقہ کار اختیار کرے گی یہ تو دیکھنا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے بالکل. تھینک یو سو مچ افضل ہمیں ساری صورتحال بتانے کے لیے, اور ظاہر ہے ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب. تھینک یو سو مچ نادر جوائن کرنے کے لیے. ابھی ہم نے اپنے نمائندے سے جانا ہے کہ اس آپریشن کی کیا صورتحال ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے جی عمارت کو سیل کر دیا جائے گا. جو لوگ وہاں پر جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے لواحقین وہاں پر موجود رہے, گھر بھی نہیں واپس جا رہے. بہت سارے لوگ منتظر ہیں کہ ڈیڈ باڈی مل جائے, نہیں تو کچھ واقعات ہی مل جائیں.
ان کو کیا تسلی دی جائے گی؟ کوئی حکومتی وفد وہاں پر موجود ہے جو ان سے اس بارے میں ڈیل کر رہا ہو، بتا رہا ہو کہ کس طریقے سے جی معاملات آگے بڑھیں گے؟ جی دیکھیں، بالکل ڈی سی صاحب جو ہوتے ہیں وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ ہینڈز آن دا گراؤنڈ بولتے ہیں ایک طرح سے، ٹیکنیکل لینگویج میں ان کو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں وہ. اور حکومت پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو خدشہ ہے کہ ان کے چاہنے والے یا ان کے پیارے یا ان کے فیملی ممبرز گل پلازا کے اندر ابھی بھی ان کی ڈیڈ باڈی ہو سکتا ہے موجود ہو، تو ہم پوری طرح سے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ایسی جو کارپسز ہیں ان کو ریکور کر دیا جائے اور ان کے فیملی ممبرز کو کچھ تسلی یا کلوجر فراہم کریں. پر اگر سرچ آپریشن پوری طرح سے مکمل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی ہے تو پھر دوسرے ایویڈنسز کو کنسیڈر کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آس پاس کی بلڈنگ سے سی سی ٹی وی کو بھی اسٹڈی کیا جائے کہ کتنے لوگ وہاں پہ اس وقت آگ جب ابتدا ہوئی تو کتنے لوگ موجود تھے. میں کوئی حتمی چیز آپ کو نہیں بول سکتا، بٹ یہ گورنمنٹ لیول پہ ظاہر سی بات ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور ایسے تمام کلیمز کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ جہاں پہ فیملی ممبرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر والے شاید ہو سکتا ہے گل پلازا میں ٹریجڈی کے دوران موجود تھے، اینڈ اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ایسے ایویڈنسز ہیں کہ مزید کوئی ایسے افراد وہاں پہ ان کی جان گئی ہے، اور اگر ان کی باڈی نہیں ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایویڈنس کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کیا جائے گا. بعد ہمارے پاس یہ اطلاعات اور ابھی ہمارے جیسے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر گل پلازا میں سرچ آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا اور اب عمارت کو سیل کر دیا جائے گا. سیل سے کیا مطلب ہے کہ وہاں پر نارمل جو عوامی لوگ ہیں وہ وہاں پر نہیں جا پائیں گے، یا پھر وہاں پر ریسکیو اور جو سرچ کا جو عملہ ہے وہ بھی اب وہاں پر نہیں جا پائے گا، آپریشن مکمل ہو گیا؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں پبلک کے لیے ظاہر سی بات ہے ابھی بھی سیلڈ ہے، ابھی بھی کسی پبلک کے شخص کو یا عام آدمی کو تو وہاں پہ نہیں جانے دیا جا رہا ہے. سیل کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ بھی مزید نہیں جائے گا، کیونکہ بلڈنگ کی کنڈیشن ظاہر سی ایسی بات ہے کہ اس میں اگر ہمارے کوئی ریسکیو ورکرز بھی جائیں تو ان کے لیے بھی خطرناک ہے. وہ ابھی بھی وہ اپنی جان پر کھیل کے جا رہے ہیں. یہ چیز عوام کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ جتنے بھی یہ ریسکیو کا عملہ ہے، مطلب ان کو جتنا بھی ہم سلام کریں سلوٹ کریں وہ کم ہے، بیکاز وہ اپنی جان پہ کھیل کے جا رہے ہیں. بیکاز بلڈنگ کا اس وقت کنڈیشن ایسا ہے کہ بلڈنگ بھی بہت اسٹرکچرلی ڈیمیجڈ ہے اور ان کے لیے بھی بہت رسکی ہے اس وقت اندر جانا. اور ایک تو فائر فائٹر نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، شہید ہوئے ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے ہم نے کوشش پوری طرح سے کی ہے کہ جتنے بھی وہاں سے ڈیڈ باڈیز ریکور کیا جا سکیں تو ریکور کیے جائیں. بعد میں ظاہر سی بات ہے جب ریسکیو ایفرٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ فیملی ممبرز جن کا ذکر کر رہے ہیں 10 کے قریب، ہو سکتا ہے ان کو تسلی نہ ہو اور یہ خود اپنی مدد آپ اندر جانے کی کوشش کریں. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے انشور کرنا ہے کہ مزید کوئی شخص اندر نہیں جا سکے. ایسا بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح ارتھ کوئکس ہوئے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ بعد میں پھر پبلک کے لوگ وہاں پہ اندر جا کے فار ایگزامپل ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی قیمتی چیز اندر ہو اس کو ریکور کرنے کے لیے جائیں، تو ایسے لوگوں کو بھی روکے جانے کے لیے بلڈنگ کو کمپلیٹلی شٹ آف کر دیا جائے گا. باقاعدہ طور پہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جی اس وقت کتنا خطرہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے گا نادر، مقدمہ درج ہو گیا ہے، نامعلوم افراد کے خلاف ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کی فائنڈنگز کیا ہیں، اسیسمنٹ کیا ہے اس پوری صورتحال میں؟ کیا یہ بھی غور کیا جا رہا ہے اور اسے بھی کیا ایف آئی آر کا حصہ بنایا گیا کہ غفلت کس کی تھی، لاپرواہی برتنے پر کوئی ایکشن ہوگا، اور جو اکوپڈ ہونا چاہیے تھا عملے کو اس طریقے سے نہیں تھا، مطلوبہ وسائل نہیں تھے؟ کیا یہ سب بھی آپ کی فائنڈنگز میں شامل ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اور لوگوں کی جو چشمدید گواہ ہیں ان کے بیانات اور دیگر جو لوگ فار ایگزامپل ریلیٹڈ تھے اس انسیڈنٹ سے، جیسے جو بلڈنگ کا انتظامیہ ہے وہ پبلک کے لوگ یا جو لوگ وہاں سے سیفلی الحمدللہ اللہ نے ان کی جان بچائی اور باہر آئے ہیں، ان سب کی جو بیانات ہیں ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل. ہر آپشن کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن، اس میں جیسی جیسی چیزیں پتہ چلتے جائیں گی تو جو پولیس والے دیکھیں ابھی تک تو فی الحال جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ ایک دکان جو فلاور شاپ تھی وہاں سے آگ سٹارٹ ہوئی تھی، وہاں سے انیشیٹ کی گئی تھی اور اتنی شدت سے سٹارٹ ہوئی تھی
کہ جتنے بھی بلڈنگ کی انتظامیہ ہے کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ فائر کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے. ابھی بھی میں اگر کوئی اس چیز پہ آپ کو حتمی چیز نہ بولنے کی کنڈیشن میں ہوں نہ پوزیشن میں، اور اگر بولوں تو وہ انویسٹیگیشن کو بھی متاثر کر سکتی ہے. تو عوام سے، آپ سب سے گزارش ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن جناب اس سارے سانحے پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. سندھ حکومت اب کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں، یہ پولیس اور ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس، فائر سیفٹی ایکسپرٹس اور دیگر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ تمام انوالوڈ ہیں اس انویسٹیگیشن میں. جوڈیشل کمیشن کی اس وقت نہ ضرورت ہے نہ ریکوائرڈ ہے. گورنمنٹ اپنی طور سے پوری طرح کوشش کر رہی ہے. جتنے بھی ظاہر سی بات ہے ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور انڈر دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ. فی الحال جوڈیشل کمیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نادر گبول صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کن الفاظ میں ان لواحقین کو، ان ماں باپ کو دلاسا دیا جائے، یا صبر کیسے آئے گا ان کو کہ اب عمارت سیل ہو گئی ہے اور وہ روز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے بچوں کی کوئی باقیات ہی دے دیں، لیکن ان کو وہ باقیات بھی نہیں مل رہی، وہ جنازہ پڑھنے سے بھی قاصر ہیں. بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب چاہیے. لیٹس سی. اب گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ بہرحال ان سے کی جا رہی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور ذرا موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں. ملک بھر میں سردی نے رنگ جما رکھا ہے. 4 دن پہلے مغربی ہواؤں کی انٹری کے بعد بالائی علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سفیدی ہی سفیدی چھا گئی. اچھا، سفیدی ان گڈ سینس تو چھائی لیکن پھر بڑی مشکلات بھی ہوئی. نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. ول ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. لیکن یہ جو آپ کو مناظر ہم دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کہ یہ سیاح ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، اور بارہا یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ ٹریول کرنے سے گریز کریں، آپ لوگ ٹائرز کے اوپر چینز لگا کر ٹریول کریں. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سیاح بڑی تعداد میں انہوں نے بالائی علاقوں کا رخ کیا، اور وہاں پر پھر اب شدید برف باری ہو گئی. اچھا، اب ظاہر ہے اس ساری چیز کلیئر بھی ہو گئی ہے. وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے انہیں نکال بھی لیا گیا. بڑی اس موقع پر ٹائملی ایک ایڈوائزری بھی جاری ہوئی تھی کہ مزید سیاحوں کو آنے سے روک دیا گیا تھا. اس کے بعد اس سچویشن کو کنٹرول کیا گیا. ظاہر ہے وہاں پر مقامی آبادی بھی ہے، پھر لوگ برف باری سے انجوائے ہونے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور ظاہر ہے جب غیر معمولی موسم کی صورتحال ہو تو پھر غیر معمولی اقدامات بھی اٹھانے پڑتے ہیں. اچھا، یہ تو بالائی علاقوں کی بات ہو گئی. اصل بات تو آپ کریں جی. کراچی والوں کو لگ بتا گیا ہے کہ سردی ہوتی کیا چیز ہے. ہم تو بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے کہ سردی واپس چلی گئی ہے. سردی نے کہا نہیں جی، میں واپس نہیں گئی ہوں، میں آتی ہوں، بڑی شدت سے آتی ہوں. تو ہم تو جناب لٹرلی ٹھٹر رہے ہیں. کوئی ہمارا مذاق اڑائے، بھلے آپ کا تعلق لاہور سے، اسلام آباد سے ہو، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں آپ کو ٹھنڈ کا پتہ ہی کیا ہے. اتنی سی سردی میں آپ یہ بات کریں. آپ نے مائنس تو یہاں نہیں ہم نے ٹیمپریچر دیکھا، لیکن یہ جو فیلز لائک ہوتا ہے نا، جو کبھی آپ کو 5 لگ رہا ہے، کبھی 4 لگ رہا ہے، اور جو ہوائیں ساتھ چلتی ہیں، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ تو میں نے ایکسپیرینس کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں سے یہ ہوائیں جو ہے گھر میں داخل نہ ہو، اور آپ کو لگتا ہے آپ ڈیپ فریزر کے اندر بیٹھے ہیں. I swear. اور یہ ہوا جو ہوتی ہے نا، یہ خون جما دینے والی ہوا ہوتی ہے. یہ آپ کا خون لٹرلی جما دیتی ہے. میں نے تو ایکسپیرینس کیا کراچی میں. ہم تو بھولے بھٹکے، ہم نے جیکٹ ہوڈیز رکھ دی تھیں. ہم نے کہا تھا اب تو خیر موسم سرما کی ویسے اختتام آ رہا ہے تو بس اب گرمیوں کی تیاریاں کرتے ہیں. لیکن سردی نے ایسا یو ٹرن لی، پریشان ہو گئے ہم سب. تو کراچی میں صورتحال کیا ہے؟ عشرت خان ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عشرت، بتائیے گا کیا پارا ہے، فیلز لائک کیا ہے، اور کراچی والے سردی سے اب کس طرح کوپ اپ کر رہے ہیں؟ بالکل صدف، سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا ہے نا کہ کراچی والوں کو لگ پتہ چل گیا ہے، تو واقعی پتہ ہمیں کچھ زیادہ ہی چل گیا ہے کہ سردی چیز ہوتی کیا ہے. وہ جاتے جاتے پلٹ کے ایسے واپس آئی کہ ہم سب بستروں میں دب کے بیٹھے ہوتے ہیں. صبح موڈ بھی نہیں ہوتا کہ بستر سے نکلا جائے. اگر سردی کی اور موجودہ ٹیمپریچر کی صورتحال کا بتایا جائے تو کراچی شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں. جو بارش برسی تھی اس نے اتنی ٹھنڈ دے دی ہے کہ اب ہم بالکل نہیں چاہتے کہ بارش ہو. کھلے جو موجودہ سردی کی لہر ہے وہ 31 دسمبر تک جاری رہے گی. اسی طرح کول آپ کا ویدر ہوگا، تیز ہوائیں چلیں گی. اس دوران جو کم سے کم درجہ حرارت ہوگا وہ 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان تک جانے کا امکان ہے. جبکہ جو کھلے علاقے ہیں جیسے کہ سرجانی ٹاؤن ہے، ایئرپورٹ کا ایریا ہے، گلشن معمار ہے، گلشن حدید ہے، وہاں 4 سے 6 ڈگری
डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 46% है, जबकि मशरकी सिमत से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वक्त चूंकि मैं सदर के एरिया में मौजूद हूँ, अगर इस टाइम के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो सदर के एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन सर्दी की वजह से लोग दब गए हैं। बच्चों के भी मजे हो गए हैं, कुछ ऑफिस वालों के भी मजे हो गए। जो टाइमिंग है वो 9 बजे करती है। अच्छा, साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों प्राइवेट ऑफिस भी है, जिनमें सरकारी ऑफिस भी है, जहां 9 बजे की टाइमिंग कर दी गई है सिर्फ सर्दी की वजह से। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त सूरज की और जो बादलों की आंख मिचोली है वो भी जारी है। कहीं सुरमई बादल सूरज से लड़ रहे हैं और कहीं काले बादल सूरज से आंख मिचोली बहुत करते हुए शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी ताज़ा तरीन सूरत हाल से कराची में क्या सिचुएशन है। तो इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं, तो उनसे जरा जान लेते हैं कि मुल्क भर में जबरदस्त सर्दी की लहर है। ये बताएं इरफान विर्क साहब, कराची का मौसम क्या देख रहे हैं, कैसा रहेगा, बारिश का इम्कान है? देखिए, कराची में ज्यादातर जो है ना वो बादल रहेंगे, बादल आते चले जाते रहेंगे, जुज़वी अबर आलूद हो जाएगा, किसी वक्त में जो है ना वो अबर आलूद भी हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि कोई बारिश होने जा रही है। ताहम कोई बूंदे कहीं गिर गई, हल्की फुल्की जो है वो ड्रिजल हो गई, ये हो सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा विक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम एक हेडलाइन शॉर्ट ब्रेक लें, उसके बाद आते हैं, फिर मुल्क भर के मौसम के हाल के बारे में बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर से मेरा एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे मौसम की, खास तौर पर कराची के मौसम की, क्योंकि कराची वालों के साथ थोड़ा सा जरा एक मजाक हो गया है। हुआ ये कि हमें आदत ज्यादा ही हो गया, हमें आदत नहीं थी सर्दी की, और अब सर्दी आके आंखें दिखा रही है बकायदा। और ना कपड़े हैं हमारे पास, ना कोई कपड़े बनाए हुए थे, जो इक्का दुक्का पड़े हुए थे, गर्म कपड़े वो हमने संभाल दिए अलमारियों के अंदर, तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा इरफान विक साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले भी मौजूद थे, मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, तो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल जान लेते हैं, खास तौर पर जो बलाई इलाके हैं। तो विक साहब जरा हमें बताइएगा, मजीद सर्दी जो है और कितने तेवर दिखाएगी, और खास तौर पर जो बलाई इलाके हैं वहां क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो सर्दी है अभी, ये सर्दी तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये सर्दी अभी यकदम चली जाएगी। तो ये जो अभी बारिश बरसाने वाला सिलसिला है और जो बर्फबारी वाला सिलसिला है, ये आज रात जो है वो बलूचिस्तान में एंटर हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में इसने बारिश भी की है और बर्फबारी भी जारी है। आज दिन भर जो है वो बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं और जनूबी इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना बर्फबारी भी होगी और बारिश भी होगी मजीद। और इसके साथ ही ये वाला जो स्पेल होगा ये बलाई इलाकों में दाखिल हो जाएगा, जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी होंगे, जीबी, कश्मीर, मरी, गलियात और इसके गिरदुनवा के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर दोबारा से बर्फबारी होगी। और इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पठवार के इलाके भी शामिल होंगे। जबकि पंजाब के इलाके, जो बलाई इलाके जिनमें गुजरांवाला, लाहौर और इसके गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं, उनमें बादल रहेंगे और बारिश भी होगी। वस्ती पंजाब के इलाकों में भी बारिश है और जनूबी पंजाब के इलाके जिनमें मुल्तान के इलाके शामिल हैं। जबकि जो सिंध के इलाके होंगे, इसमें बलाई इलाके, खासतौर पे सक्खर, रोड़ी और दादू के इलाके, यहाँ पर ज्यादातर बादल रहेंगे, लेकिन चंद मकामात पर जो है ना वो हल्की बारिश भी हो सकती है। वैसे इरफान मिर्ग साहब, मौसम सरमा कब तक इख्तिताम को पहुंचेगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि मुल्क भर में रमजान ठंडा ही गुजरेगा? देखिए, एक तो ये स्पेल जो है ना वो गुजर जाएगा, उसके बाद जो है जनवरी में एक आध स्पेल वो पीछे आ रहा है, लेकिन वो फिर वक्त जो है ना वीक लग रहा है। और जो इसी तरह जब फरवरी का महीना होगा तो फरवरी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चांद स्पेल जो है ना वो बारिशों के वो आ जाएंगे। अच्छा। जिससे जो सर्दी होगी वो यकदम जो है ना वो जाएगी नहीं, सर्दी जो है वो उसमें ब्रेक्स आती रहेंगी। जब बारिश वाला स्पेल आएगा उस वक्त टेम्परेचर
کم ہو جائیں گے، لیکن جیسے وہ گزر جائے گا تو سورج کی روشنی جب پڑے گی تو اس سے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر پھر تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوگا، اور اس طرح جو سردی کا جو ہے نا وہ سردی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ یکدم جو ہے نا وہ گرمی آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اور ذرا پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ لاہور تیاری کر رہا ہے بسنت منانے کی، تو اس دوران موسم کیسا رہے گا؟ کیونکہ اسلام آباد میں تو بارشیں بھی ہم سن رہے ہیں. لاہور اور پنجاب کا پورا بتائیے گا. دیکھیے جو بارش والا سپیل ہے، ایک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فروری کا جو پہلا ہفتہ ہوگا اس کے آخر میں ایک سپیل بن رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ ابھی دور ہے تو وہ یہ قبل از وقت ہوگا کہ کیا انہی دنوں میں، جن دنوں میں بسنت ہوگی انہی دنوں میں آئے گا کہ ایک آدھ دن آگے ڈیلے ہو جائے گا. تو یہ ابھی جو ہے وہ کیونکہ وہ بن رہا ہے، ابھی ویک ہے، تو یہ قبل از وقت ہوگا. ابھی ہم اس کو واچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. عرفان بیگ صاحب ہمارے ساتھ تھے، موسم کا جان رہے تھے. جناب سردی ہے، اپنا خیال رکھیں. لوگوں کو زیادہ نزلے زکام ہو رہا ہے کراچی میں، حد تک میں بتا سکتی ہوں، تو بھائی ذرا خیال رکھیں اپنا. گرم کپڑے نکال لیں، جیکٹس نکال لیں. ویدر پہ بات کر رہے تھے تو سب کو پتا ہے وہ یہ کہ جی اب سندھ میں بھی اعلان کر دیا ہے کہ 31 جنوری تک غالباً بچے جو ہیں 9 بجے ہی ان کے اسکول کھلیں گے. تو بچہ پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے یہ، اور تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اب وہ ذرا صبح آرام سے اٹھیں گے. نہیں تو صبح سویرے 6 بجے ان کو اٹھنا پڑتا تھا. 6 بجے والی ٹائمنگ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ہم بھی اسی ٹائم آفس آتے ہیں تو اس ٹائم پر تو ایک تو اندھیرا، اوپر سے یخ بستہ ہوائیں، تو بڑا مسئلہ تھا. لیکن I'm glad کہ بچے جو ہیں وہ خوش ہیں کہ 9 بجے دفتر اسکول جا رہے ہیں. کچھ آفیسز میں بھی ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے جی پرائیویٹ آفس ہے وہاں پر بھی ٹائمنگ جو ہے بڑھا دیے گئے، مطلب آنے کی ٹائمنگ، جانے کی نہیں. چلے جی بتائیں. موونگ فارورڈ جناب، ایبٹ آباد سے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. ایبٹ آباد گلیات میں برف باری جب ہوئی تو برف باری سے بند ہونے والی سڑکیں 4 دن ہو گئے آج، اور وہ سڑکیں بند ہی ہیں. اب علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو چکی ہے. نتھیا گلی میں جو مین مری روڈ ٹریفک ہے، وہ جو روڈ ہے وہ خیر وہ ٹریفک کے لیے بحال نہیں کی گئی. سینکڑوں دیہاتوں کے جو لنک روڈز ہیں وہ بند رہنے سے شہریوں اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. چلیں تو اسی پر ذرا اپڈیٹس کیا ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، بات کر لیتے ہیں. راجہ ہارون ہمارے نمائندے ایبٹ آباد سے. راجہ ہارون بتائیے گا، اب 4 دن بعد آج کیا صورتحال ہے؟ خاص طور پہ ظاہر برف باری کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ بند ہو گئی تھیں، راستے بند ہو گئے تھے. جی ایبٹ آباد میں جو جمعرات کی رات کو برف باری ہوئی، آج تک جو مری روڈیں ہیں وہاں پر گلیات کی جو لنک روڈ ہے اور مین مری روڈ ہے، مین مری روڈ کا جو حالت ہے وہ بھی توحید آباد کے مقام سے وہاں پر بھی بڑی پھسلن ہے. پورے روڈ پر پھسلن ہے. پھسلن کی کیا وجہ ہے؟ مکمل طور پر روڈ کی صفائی نہیں کی گئی. جو میں مری روڈ کی بات کر رہا ہوں جو نتھیا گلی کو جاتی ہے، مکمل طور پر صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، نمک پاشی نہ کرنے کی وجہ سے پھسلن ہے، اور روزانہ جو ہے وہاں پر گاڑیاں پھنس جاتی ہے، سیاح پھنسے رہتے ہیں. کل بھی ایک واقعہ ہوا چھانگڑا گلی کے مقام پر، توحید آباد کے مقام پر. اسی طرح یہ ذمہ داری بنتی تھی KPHA خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کی اور GDA کی، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. اتنا بڑا ٹینڈر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سیاحوں کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہو سکی اور سیاح اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. دوسرے نمبر پر جو بات کی جائے، جو لنک روڈز ہیں وہاں پر جتنے بھی دیہات ہیں گلیات کے اندر، نتھیا گلی ہے، ایوبیا، ٹھیانی کی جو جتنے ملکہ ہے، بکوڑ علاقے ہیں، ان تمام کے جو لنک روڈ ہے مکمل طور پر بند ہے. ابھی تک CNW کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جو ہے لنک روڈ کھول کر اپنی گاڑیاں یا پیدل گاڑیاں تو نہیں جا سکتے، پیدل ہی آنا جانا کر رہے ہیں. اسی طرح جو بجلی کی بات کی جائے تو بریک ڈاؤن ہے، وہ بھی جزوی طور پر کچھ علاقوں کی بحال ہے اور بند ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کی جو بیڈ گورننس ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جو بکوٹ کا علاقہ ہے، پلیر کا علاقہ ہے، کنڈلا ہے، ان علاقوں کی بھی سڑکیں جو ہیں بند ہیں. آج ہی صبح سے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اپنے علاقوں سے جا پے ہیں، وہ وایا مظفر آباد سے ایبٹ آباد پہنچے ہیں. جو بکوٹ سرکل ہے، نمبل، مجروعہ، یہ بکوٹ، انہیں اب مظفر آباد جانا پڑتا ہے، مظفر آباد سے ایبٹ آباد آنا پڑتا ہے، اور پھر ایبٹ آباد سے مظفر آباد سے آگے اپنے گاؤں میں جانا پڑتا ہے. تو اپنا جو ہماری حدود ہے ضلع ایبٹ آباد کی، اس میں نہیں آ سکتے کیونکہ انہیں وایا مظفر آباد آنا پڑتا ہے. تو یہ ہماری جسے آپ گڈ گورننس کہہ رہے ہیں یا بیڈ گورننس کہہ رہے ہیں، یہ انتظامیہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بتا وہ یہ رہے تھے کہ ایبٹ آباد جانے کے لیے وایا مظفر آباد لوگوں کو ایبٹ آباد آنا پڑ رہا ہے ایبٹ آباد کی حدود میں انٹر ہونے کے لیے. دس از ویری لمبا روٹ بھی ہے، اور خطرناک بات یہ کہ جو سیاح ہیں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں رابطہ سڑکوں پر اور لنک روڈز کے اوپر. تو مانسہرہ سے جو کاغان تک سڑک
ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہے. اب انتظامیہ نے شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا، لیکن شانگلہ کی شاہراہیں تاحال کلیئر نہیں ہو سکیں. تو اسی بارے میں ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کریں گے اور ہم سے جان لیتے ہیں کیا صورتحال ہے. دو روز قبل جمعرات اور جمعہ کے روز مانسہرہ کے بالا علاقوں میں شروع ہونے والی برفباری کی وجہ سے سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا. نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہوا بلکہ متعدد مقامات پر جو ہے شاہراہیں آمد و رفت کے لیے بھی بند ہو چکی تھی. موسم صاف ہوتے ہی شاہراہ کاغان، شاہراہ ریشم اور ہزارہ موٹر وے کو مکمل طور پہ آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے. ہیوی مشینری کا کام جو ہے اس وقت بھی جاری ہے. جو کاغان ویلی کے علاقے ہیں، شوگراں، وہاں پہ جو سیاح برفباری کے باعث محصور ہو چکے تھے انہیں بحفاظت جو ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آئندہ برفباری کے نظارے دیکھنے کے لیے آنے والے موسم کا حالات دیکھ کر آئیں اور ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ پیر کے روز سے ایک مرتبہ پھر برفباری بالائی علاقوں میں برفباری اور جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ سردی کی شدت میں ایک مرتبہ پھر سے غیر معمولی اضافہ ہوگا. چلیں جی، اب بات کر لیتے ہیں ملکہ کوہسار مری کی، جہاں پر برفباری رک گئی ہے اور اس کے بعد آسمان بھی کافی کلیئر ہو گیا ہے. تمام راستے بتایا جا رہا ہے کلیئر کر دیے گئے ہیں. اس وقت موسم کیسا ہے، مزید برفباری کا کیا امکان ہے اور کیا صورتحال ہے، بات کریں گے ہمارے نمائندے ارسلان ایاز سے. ارسلان، ذرا بتائیے گا، بڑی زبردست برفباری ہوئی تھی، مزید سیاحوں کی آمد ہو رہی تھی تو انہیں روک بھی دیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی فار سم ٹائم. اس وقت کیا صورتحال ہے اور سڑکوں کی بالخصوص کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ملکہ کوثار مری کے اندر برفباری کے سپیل تو ختم ہو گئے، لیکن سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے. انتہائی خوبصورت مناظر ہیں. اس دفعہ روٹین سے ہٹ کر جو مری سٹی کے اندر جو برفباری ہے وہ تو ہوئی، لیکن جو مسافاتی علاقے وہاں پر جو ہے بہت سالوں کے بعد، 20 سال کے بعد بالکل دریا تک جو ہے، دریا جہلم تک جو ہے وہ پریفرنس کو کور کیا سنو کے سپیل نے. اور اس کے بعد جو ہے کافی جو روڈ انفراسٹرکچر تھا وہ ڈسٹرب ہوا تھا. لیکن اس وقت جو گڈ نیوز ہے کہ مری کو آنے والے تمام راستے کھلے ہیں. سیاح ملک بھر سے آ رہے ہیں، خوب ہلا گلا کر رہے ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں، سنو مین بچے بنا رہے ہیں. جو مسافاتی علاقے وہاں پر لنک روڈز کی جزوی جو ہے بحالی کا کام کیا جا رہا ہے. وہ خود بھی آٹومیٹکلی سنو جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے. کہیں پہ انتظامیہ بھی ایکٹیو ہے اور کہیں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہے ہیں. اگر میں ذکر کروں مقامی آبادی کے مسائل کا، تو جو بجلی تھی وہ تقریباً 48 سے 56 گھنٹے تک مسافاتی علاقوں میں تو مکمل طور پر اور شہری علاقوں میں جو ہے وہ جزوی طور پر غائب رہی، جس کی وجہ سے خاصی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت سیاح جو ہیں وہ مری کے اندر بالکل ایزیلی جو ہے وہ ایکسس بھی کر رہے ہیں، ہوٹلز کے اندر بھی رہ رہے ہیں اور تمام جو معمولات زندگی ہیں وہ روٹین کے مطابق بحال ہو چکے ہیں. جی اچھا جی، اب ذرا چمن کا بھی رخ کر لیتے ہیں. چمن سمیت شمالی بلوچستان میں جناب برفباری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے. کوشک ٹاپ کی بات کی جائے، خواجہ عمران، توبہ چکزئی، شیلا باغ، خان مہرزئی اور خانوزئی میں بھی برفباری ہے. تو جناب وہاں پر کیا تازہ ترین صورتحال ہے، اختر گلفام میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جی، چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برفباری اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. کوشک ٹاپ، خواجہ عمران، توبہ اچکزئی، شیلا باغ، کان میں ترزئی، خانوزئی، مستونگ میں جو ہے وہ برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ رات گئے سے جاری ہے. جبکہ میدانی علاقوں چمن، قلعہ عبداللہ، گلستان، جنگل پیرلزئی، میزیاڈا، پشین، یارو میں جو ہے وہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بارش اور برفباری کے ساتھ ہی یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. مزیدار بارش ہوئی ہے اور رات 10 بجے سے شروع ہے. لوگ دوست آ رہے ہیں. اس وقت چمن میں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے چمن پر اور لوگ دنیا خوش ہے. اس بارش سے پانی زیادہ ہو جائے گا. لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. پہاڑوں پہ برفباری شروع ہے. جو علاقے رہتے ہیں، جو پکنک پوائنٹ رہتے ہیں، انشاءاللہ اس مرتبہ ہم وہاں پہ بھی جا کے انجوائے کریں گے. رات گئے سے تاحال جو ہے شیلا باغ سے کوشک ٹاپ سے گڑنگ تک جو ہے وہ شاہراہ پر جو مسلسل کام کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ابھی بلڈوزروں کے ذریعے جو ہے وہ سنو پال جو ہو رہے ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے اور بم کو جمنے نہیں دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ان پر نمک پاشی بھی کی جا رہی ہے. اچھا جی، اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں، سابق سینیٹر حافظ حمداللہ، ان کی برف والی مجسمے کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے اور حافظ حمداللہ چمن پہنچے جہاں
कोशक के दामन में कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका बड़ा भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। तो सेनेटर साहब ने क्या किया, वो नीचे उतरे, कारकुनों से मिले, बर्फीली हवाएं वहां चल रही थी, उन्होंने चेहरा पगड़ी से ढका हुआ था। इसी अंदाज में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो चमन के जो शहरी अजीजुल्लाह, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह का उनका मुजस्मा बनाकर सफेद पगड़ी पहना दी है। तो ये हाफिज अहमदुल्लाह का वो मुजस्मा है जो उनकी तस्वीर से इंस्पायर होकर उनके जो चाहने वाले उन्होंने बनाया। अच्छा, मुझे लगता है कि वो नाक पहले उन्होंने जो है वो जो स्पेशली जो स्नोमैन बनाया जाता है वो वाली बना दी थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको वो कवर कर दिया जिस तरह तस्वीर थी। बियर्ड से काफी मतलब सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन ये मोहब्बत का इजहार है। लोग अपने जो चाहने वाले हैं, अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो ये मुजस्मों वाला कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत बहुत मुजस्मे बनते देखे हैं तारीख में। मतलब ये बर्फ से भाई लोग क्या क्या शाहकार नहीं बनाते। तो उन्होंने देखिए, वैसे इस बात पे दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ हद तक सिमिलर जो इफेक्ट है उसमें दिया है, और उसको बकायदा पगड़ी भी पहनाई है उन्होंने। क्या बात, जबरदस्त जनाब। अच्छा, ये तो अब पाकिस्तान की तो बात हमने कर ही ली ना सर्दी की जनाब। दूसरे ममालिक में आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। अमेरिका की मुतादिद रियासतें इस वक्त जब हम बात करें तो तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में है। 10,000 से ज्यादा परवाजें अमेरिका की मनसूख हो चुकी हैं और 84,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी और बारिश से 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा है। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। न्यूयॉर्क के मेयर ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी है। ज़ोहरान ममदानी की हमने वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया के ऊपर, और वो बड़े मुतहरिक हैं और वो यही शहरियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घरों तक रहें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, क्योंकि शदीद बर्फानी तूफान है अमेरिका की 18 से ज़ायद रियासतों में सदफ, विच इज़ वेरी रियासत-ए-हाय मुत्तहिदा अमेरिका और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। वैसे आइस के हवाले से भी हम कभी आपको अपडेट देंगे। जो आइस ने काम किए हुए अमेरिका में, जिस तरीके से वो वहां पर लोगों को पकड़ रहे हैं, क्या रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, इतनी वायलेंट किस्म की वीडियोस आ रही होती हैं कि देख के हैरान है कि अमेरिका में आखिर ये हो क्या रहा है। सो ये भी बड़ी एक स्टोरी है जो वहां पर इस वक्त काफी ज्यादा उनके मीडिया पर छाई हुई है। तो जनाब चित्राल की बात कर रहे थे हम जी, अब वहाँ चलें जी, हम एक वैसे एक नजारा दिखाते हैं। हम जब अमेरिका तक गए हैं तो फिर जरा उधर रूस भी आते हैं। हाँ जी, रूस के जनाब जजीरा है सखालीन, इस वक्त सखालिन। तो इस वक्त शहरी हैरत और तजस्सुस में मुब्तला है कि जब आसमान पर उन्होंने ये मनाजिर देखे कि एक ही वक्त में 2 सूरज नमूदार होते दिखाई दिए। वाओ! अच्छा, शहरियों ने इस नायाब लम्हे को फौरन कैमरे की आंख में महफूज कर लिया और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। माहिरीन से जब पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो माहिरीन ने बताया कि कुदरती बसरी मजहर हो सकता है, यानी इल्यूजन हो सकता है आपके विजन का। ताहम आम शहरियों के लिए एक मंजर किसी मौजे से कम ना था। बहुत से अफराद ने इसे जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा करार दिया है। अब ज़ाहिर है इस पे माहिरीन को आई थिंक मजीद तहकीक करने की जरूरत है कि क्या फैक्टर है। और रूस में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है तो बस क्या कहा जा सकता है। वहाँ की हमने आपको पिछले दिनों वीडियो दिखाई थी, बाकायदा पूरे अपार्टमेंट्स जो हैं वो पहाड़ में तब्दील हो गए, इतनी वहाँ पर बर्फबारी पड़ी है। भाई वो तो रूस में तो बिल्डिंग से लोग स्कीइंग कर रहे हैं, वहां पर इतना वो जमा हो गया है। अच्छा जी जनाब, हम आपको जरा मारखोर दिखाने लगे हैं और जरा आपको दिखाते हैं कि चित्राल में मारखोर जो है हमारा कौमी जानवर है। तो आपको दिखाते हैं कि लोअर चित्राल के मकामी शिकारी जिशान नासिर ने ये देखा हमने कि हिमालयन ये जो मारखोर है इसको उन्होंने शिकार किया महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक। और ये आप जरा मनाजिर देखें। वैसे मारखोर की ना एक अपनी प्रेजेंस है, अगर आप देखा जाए तो ये बड़ी इससे है दहशत और एक हैबत सी आती है मारखोर से। नो बिल्कुल, और मकामी सतह पर हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम भी किए गए हैं। वादी रकारी में आईबैक्स की नस्ल में नुमाया इजाफा भी हुआ है। ट्रॉफी हंटिंग कवायद के तहत शिकार की रकम का 80% हिस्सा जो है विलेज कंजर्वेशन कमेटियों को दिया जाता है। तो दिस इज द व्यू, ये आप देख लें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जो ट्रॉफी हंटिंग है सीजन के दौरान बड़े हिमालयन आइबैक्स का शिकार किया गया, जिसमें उनकी उम्र 10 साल बताई गई है। इवन के जो उनके सींग है उनका साइज भी बताया गया है कि वो तकरीबन 43.5 इंच। वाओ जनाब, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद मजीद मजे के सेगमेंट्स लिए। स्टे देयर विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। और सानहा गुल प्लाजा के बाद हमने देखा और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब इस तरह की ट्रेजेडी और सानहात होते हैं तो लोग यूनाइटेड इन द सेंस हो जाते हैं कि फिर वो सोल्यूशन भी पेश कर रहे होते हैं। जाहिर है सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, गम गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत में कुछ अरसा गुजरता नहीं है कि इश्यूज जो हैं वो सियासत की नजर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम यही देख रहे हैं कि खास तौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं विफाक में, यानी कि MQM की बात कर लें, वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, दूसरे पीपल्स पार्टी के वोट से जी हुकूमत बनी हुई है, तो वो पार्टी दोनों आमने सामने आ गई हैं, बयानात दिए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी कहते हैं सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, मगर पहले 88 लाशों का जवाब दें। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, यानी ये आपका कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता है। पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये लीज जो है MQM के दौर में दी गई थी। आग कैसे लगी, गवर्नर साहब कहते हैं ये नहीं पता लगा सके, लीज का इन्होंने पता लगा लिया है। इमारत में क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहा थे। अब सिंध हुकूमत पर उन्होंने काफी ज्यादा गम गुस्से का इजहार किया, कहते हैं हमें धमकियां न दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। तो सुन लेते हैं जसोरी साहब क्या कह रहे थे। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का हिसाब दो, रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। जो अरबाब इख्तियार है वो अपना किबला दुरुस्त करें, वरना फिर बात दूर तक निकल जाएगी। हमें धमकियां न दे। एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आ रही है कि ये लीज फारूक सत्तार साहब ने दी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो, लाशें निकाली क्यों नहीं और रेस्क्यू ने पहुंचकर लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला। इस पर काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लीज किसने दी थी। डरोज दिन से जब मेरे पास जो सूटकेसेस है जिनमें सबूत है वो लेकर मैं बैठूंगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा सानहा हो गया और उसके ऊपर फिर दोबारा से वही पिंग पोंग और वही एक ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उन्होंने कामरान जसोरी साहब के बात के ऊपर, बयान के ऊपर जवाब ये दिया है कि कहती हैं कि आपका काम, गवर्नर साहब आपका काम सिर्फ हेडलाइंस में आना है और अपनी तशहीर करना है। मुतासरीन के लिए विफाक से क्या मदद आप नहीं ले सकते थे, या आपने क्या मदद लिया आप ये बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से दोबारा मुतालिबा करते हैं गवर्नर के जो एग्रीमेंट है उस पर अमल किया जाए। वो जो फार्मूला था वफाक के साथ पीपल्स पार्टी का, कहती थी उस पर अमल किया जाए। फिर अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, मुनम जफर साहब हैं, वो ये कहते हैं कराची में जान और माल कुछ महफूज नहीं है, मसला वसाइल की कमी नहीं, नाअहली और करप्शन है। पीपल्स पार्टी 18 साल से इक्तदार में है, 16 साल में आग लगने के 2000 से जायद वाकयात हुए, कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के मामले खुसूस इख्तियार वली खान। थैंक यू सो मच इख्तियार साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, जाहिर है ये वाकया बड़ा अफसोसनाक है, इसे कौमी सानहा कहा जाए तो गलत ना होगा। कीमती जानें चली गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह किया गया उस पर बहुत सारे सवाल हैं। टाइम पे आग क्यों नहीं बुझाई गई, लवाहिकीन गमजदा हैं। अभी वो ये भी मुंतजिर हैं कि हमें अगर डेड बॉडीज नहीं मिल रही तो बाकियात ही मिल जाएं। ये मुझे बताइएगा कि इस सूरत हाल के बाद गो के बड़ी लेट हमने देखा वजीर आजम की तरफ से सारी मामले पर गुफ्तगू आई, वो भी वजीर आला से उन्होंने बात की। क्या किसी किस्म की मदद की पेशकश की गई थी सिंध हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सदफ। देखिए, ये जो इस तरह के वाकयात है ना, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये दुनिया में वाकयात होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इस तरह के हादसात और वाकयात हो जाते हैं उसके बाद फिर हुकूमतों का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो फिर अपनी जिम्मेदारी किस तरह कबूल करते हैं। जहां तक मुझे लगता है हुकूमत सिंध की नीयत पे शक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो परफॉर्मेंस हमने ओवरऑल अपरेंटली देखी उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। इवन के पीपल्स पार्टी के अपने लोगों ने उस पर तनकीद की कि इस तरह पुअर परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए चीजों को कॉम्बैट करने के लिए। जहां तक वजीर आजम की बात है तो वजीर आजम ने तो बिल्कुल बहुत स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिया था और उन्होंने अपनी मुकम्मल थॉरो सपोर्ट जो थी तो वो मुराद अली शाह साहब को उनको पेशकश की थी कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए तो आप ले लें। मेरे ख्याल में ऐसी चीजों में कोई भी वक्त जाया किए बगैर अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो चाहिए कि आप दूसरे सूबे से मंगवा सकते, आप पंजाब से मंगा सकते हैं, आप इस्लामाबाद से मंगा सकते हैं। क्या वजीर आला ने ये कहा कि नहीं जी हम वी आर वेल इक्विप्ड, हमें जरूरत नहीं है किसी भी किस्म के वसाइल की, ये गुफ्तगू हुई थी क्या इख्तियार साहब? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, बिकॉज दैट वाज बीन द कन्वर्सेशन हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड मुराद अली शाह साहब। उसकी निटी ग्रिटी का मुझे नहीं पता, लेकिन वजीर आजम ने उनको अपनी सपोर्ट के लिए और अपनी तमाम
जितनी भी हेल्प थी तो उसका उन्होंने उनको ऑफर किया हुआ था। इख्तियार साहब, सानेहा गुल प्लाजा एक कौमी सानेहा है, कराची वालों के दिलों पर खास तौर पर क़यामत बनकर टूटा। लोग गम से निढाल हैं। क्या इन लोगों की दाद रसी के लिए वफाक से किसी वजीर का आना बनता था? चलें, अगर नहीं भी आए, अब आ जाएं, पोस्ट में आ जाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा मुतवक्के कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, इस पर दौरा जो है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान का जरूर बनता है, उनको आना चाहिए और किसी को आना चाहिए था। तो अभी तक अगर नहीं आए तो मेरे ख्याल में अब आ जाए तो बेहतर है और जरूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर चूंकि मुल्क से बाहर भी गए हुए थे, आपको पता था कि वो तकरीबन 16 तारीख से बाहर थे जी। और वो कल वो वापस पहुंचे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब आपने अभी कामरान डिसोरी साहब की बात की, पीपल्स पार्टी की बात की, इत्तेहादी होने का ये मतलब हरगिज नहीं होता है कि आपने अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसकी वाह वाह करें और अगर आप कोई बुरा काम कर जाए तो उस पर भी हम वाह वाह करें। ऐसे नहीं होता। हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने इलेक्शन में भी जाना होता है और बिलाखिर हमने एक दूसरे का मुकाबला भी करना होता है। तो हर पार्टी जो है वो अपना काम ठीक करे तो आपको तारीफ मिलेगी। परफॉर्मेंस पुअर होगी, पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा तो फिर ऐसे ही होगा। जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में आपको मालूम होगा कि आजकल तीरा का ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें जो वहां के मुतासिरीन पर जो गुजर रही है वो मैं कहता हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती है। बर्फ से लोगों की स्किन जल चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसकी जिम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रही। इख्तियार साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, एक बहस हो गई इस सारे इशू पर, कराची वाले इशू की तरफ मैं बात करूंगी, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, फिर एक और वज़रा का बयान, फिर आपकी पार्टी के दीगर लोगों के, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इसमें आ गए कि जी कराची को वफाक के अंडर दे दिया जाए। तो क्या ये बयानात सिर्फ सियासी बयानात हैं या वाकई कुछ ऐसी चीज अंडर कंसिडरेशन है जिस पर वज़रा बात कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ दोस्तों ने मैं मानता हूँ जज्बात भी होते हैं, गुस्सा भी आता है। मतलब 100 लोग मर जाते हैं जहां पर, तो डेफिनेटली ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ये कौम की क़यादत होती है, ये कौम की आप कह लें कि उनके इमाम होते हैं, उनको तकलीफ तो होती है। इस तरह वाकया हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी वालों को नहीं होगी, लेकिन इस तरह की बात अब इस सियासत की हद तक तो काफी है कि कराची को डायरेक्टली आप इंतजाम में ले लें वफाक के, लेकिन अमली तौर पर ये काबिल अमल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता इस तरह। वो बड़े ही कुछ ज्यादा कुछ एक्सेप्शनल हालात हों, जैसे एक सूबे में हालात खराब हो जाते हैं और वहां पर फिर आप गवर्नर रूल लगा देते हैं, तो वो बड़े एक्सेप्शनल हालात उसके लिए होते हैं। इस तरह मुझे नहीं लगता कि वहां पर ऐसे हालात हैं कि कराची को हम वफाक के अंडर कंट्रोल ले लें। आई डोंट थिंक सो। और आपने गवर्नर रूल का जिक्र किया तो मुझे याद आया, तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हैं, वो बात ये कर रही हैं, उन्होंने फिर एक दफा दोबारा से वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि गवर्नर के एग्रीमेंट पर अमल किया जाए। सर, ये क्या फॉर्मूला है वैसे ये गवर्नर्स वाला, ये इस बारे में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये मामला छिड़ जाता है गवर्नर के एग्रीमेंट वाला। कुछ जो फार्मूले हैं वो पब्लिक होते हैं और कुछ फार्मूले जो है वो एक्सपायर होने के बाद पब्लिक होते हैं। अच्छा, तो फिलहाल उसको पब्लिक करने की बात नहीं है। अच्छा, अब और जिनको पता है जो उसका जिक्र कर रहे हैं वो खुद ही पब्लिक कर दें। लेकिन आपने ये कमिट किया है कि वजीर आजम जो है पहुंचेंगे इस गुल प्लाजा वाक़े पर और ज़ाहिर है यहाँ पर दाद रसी डेफिनेटली, या वजीर आजम तो आपको पता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम की रफ्तार, उनकी स्पीड ही उनकी पहचान है, या वो खुद आएंगे या उनकी कैबिनेट के मेंबर्स आएंगे, और जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। थैंक यू वेरी मच इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया सारी सवाल पर बात करने के लिए। और जी, कराची का ये सानिया है, इस पर इस वक्त कोशिश हमारी ये है कि हम जान सकें जनाब कि क्या दाद रसी की जा रही है, और ज़ाहिर ये वो वक्त है कि हमें लवाहिकीन के साथ और जिन लोगों का काम मुतासर है उनके साथ खड़ा होना है। अच्छा जी, जरा बात कराची की जब हो रही है
तो कराची में ही गुलशन इकबाल का एक इलाका है और यहाँ पर सबको मालूम है, जो इस कराची से जो वाकिफ हैं, जो इस इलाके से वाकिफ हैं, बड़ा कहते हैं ना कराची में कुछ ही जगहें ऐसी रह गई थी जो ज़रा सरसब्ज हैं, ज़रा दरख्त वहाँ पर हमें नज़र आते हैं, थोड़ी ग्रीनरी हमें नज़र आती है। तो ये डिस्को बेकरी से भयानी हाइट्स तक की एक ग्रीन बेल्ट थी, अब ये ग्रीन बेल्ट नहीं रही। ये देखें आप मंजर, इसको भी खत्म कर दिया गया है। वैसे ही कराची में ग्रीनरी नहीं है, कंक्रीट का ये एक पूरा जंगल है, शहर आबाद है, अनप्लान्ड शहर बन गया है। लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ ये दरख्त भी थे उनको भी अब हटा दिया गया, हरे भरे दरख्तों को काट दिया गया। और जब मुतालिका हुकाम कहते हैं ना, मुतालिका थाने की पुलिस ने दरख्त काटने वालों से बासपुर्स की तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जी 2 KMC की हिदायत पर दरख्तों की छटाई करें, यानी कि हमारे पास बकायदा हमारे पास इसकी इजाजत है और उसके बाद हमने ये काम ये दरख्तों की छटाई की बात की गई थी, शाखें ब्रांचेस काटने की बात की गई थी, ट्रिमिंग की बात हुई थी, ये तो पूरा दरख्त जड़ से काटा हुआ है। मतलब मैं हैरान हूं कि इतना जवान दरख्त जो है वो बिल्कुल आपने उसकी जड़ से काटा हुआ है और इस दरख्त को दोबारा यहाँ पर उगने में भी कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। जवान दरख्त आपने बिल्कुल जड़ों से काटे में। नजीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर बताइएगा ये क्या मामला है, क्यों इन दरख्तों को काटा गया और छटाई की बात हुई थी, ट्रिमिंग की बात हुई थी या बिल्कुल जड़ से दरख्त काटने की बात हो गई थी? आप बिल्कुल देखें सायम, पूरी दुनिया इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत आजमा है वो क्लाइमेट चेंज है। जो पॉल्यूशन और ओजोन लेयर के बाद जो पूरी दुनिया में जो अहम तरीन इजलास भी अगर होते हैं तो उस क्लाइमेट चेंज पर होते हैं, जिसका सबसे बड़ा हल आज के वक्त में जो दरख्तों को लगाने का बताया जाता है। पूरी दुनिया में दरख्त लगाए जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर दरख्तों का कत्ले आम किया जाता है। गुज़श्ता रोज डिस्को बेकरी से लेकर भयानी हाइट्स तक जितने बड़े दरख्त है, पहले मैं आपको दिखा सकूं कि कितना बड़ा इसका तना है, इससे आपको अंदाजा हो सक रहा होगा। इसको बाकायदा मशीनों के जरिए इन दरख्तों से यहाँ के काटा हुआ है और जितने इस तरह के दरख्त है उनको काट कर उनके तने गाड़ियों में भरकर ले गए, जबकि जो छोटी टहनियों वाले दरख्त थे उनको छोड़ दिया गया। जिस वक्त हमने ये खबर चलाई तो पुलिस फौरी तौर पर भागकर पहुंची यहाँ पर। उन्होंने उन मजदूरों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचे तो उन्होंने KMC का एक लेटर दिखाया और उस लेटर के बाद एक डायरेक्टर पार्क साहब भी वहाँ थाने पहुंचे, जिनका कहना था कि ये KMC के अहकामात पर ये दरख्तों की छटाई का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े दरख्त काट दिए गए छटाई के नाम पर। जब खबर चली तो शाम को KMC का बड़ा एग्रेसिव किस्म का मौक़िफ़ सामने आया कि KMC के नाम से ARY पर खबर चलाई जा रही है। अच्छा। जिसकी उन्होंने तरदीद की कि KMC ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमारी साख को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और जिसके बाद फिर हमने वो लेटर भी दिखाया जिसमें बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जिस तरीके से जारी किया गया था। फिर पुलिस के आला हुकाम की जानिब से नोटिस लिया गया। फिर हमें पुलिस ने अब ये बताया कि KMC के कोई अफसरान आ जाएंगे और उनका भी ये कहना है कि हम आकर मुकदमा तो दर्ज कराएंगे लेकिन हम नामालूम के खिलाफ दर्ज नहीं कराएंगे। KMC को ये अच्छी तरह पता है कि ये दरख्त किसने काटे, मजदूर कौन थे। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये मसरूफ तरीन 24 घंटे चलने वाली ये सड़क है। आप रात को 4 बजे यहाँ पर मौजूद होंगे तो भी लोग चल रहे होंगे और यहाँ पर बहुत अरसे बाद दरख्तों की जो तादाद थी इतनी ज्यादा हुई थी। कम से कम इनको 10-15 साल इन दरख्तों को हो गए थे यहाँ पर लगे हुए। लेकिन जिस तरीके से गुज़श्ता रोज ये सुबह इतवार का दिन था, ना इनको कोई पूछने वाला था ना रोकने वाला था। सुबह 8 से लेकर दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर ये दरख्त काटते रहे और उसके बाद अब ये सूरत हाल ये है, कोई सामने आने को तैयार नहीं। और जिस डायरेक्टर पार्क की जानिब से जो थाने पहुंचा था उसने अपनी ID पे रजा लिखा हुआ था, उसका नाम कुछ और था। अच्छा। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज जब हो जाएगा तो तफ्तीशी टीम उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जो इस दरख्त काटने में मुलविस है। दरख्तों की कमी की वजह से 2015 में हीट स्ट्रोक आया था, 1200 से ज्यादा लोग उसके अंदर हीट स्ट्रोक में अपनी जानों से गए थे। गर्मी की शिद्दत को कम करने का एक ही तरीका है, वो दरख्त है और उनको ऐसे काटा जा रहा है। और हम तो इनकरेज करते हैं मजीद दरख्त लगाए जाए, मगर यहाँ तो जो दरख्त ऑलरेडी थे वही काट दिए गए। थैंक यू सो मच नजीर हमें सूरत हाल आने के लिए। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान KMC दानियाल सयाल साहब। सयाल साहब थैंक यू सो मच। जरा ये बताइएगा क्या वजूहात थी जब अगर ऑर्डर ये थे कि जी सिर्फ छटाई करनी है तो पूरे दरख्त जिन्हें सालों लगते हैं इतना बड़ा होने में, सायादार ग्रीन दरख्त जो हैं, क्यों उन्हें उस तरह बेदर्दी से काट दिया गया? सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका लाइव भी लेने का। दूसरा हमारा शिकवा यही है कि वन साइडेड रिपोर्टिंग है
جب بھی وہ خبر دی گئی اس میں 2 مرتبہ KMC کا ذکر کیا گیا، نہ ہم سے پوچھا گیا نہ موقف کیا گیا. اس کے بعد جب ہم نے پریس ریلیز جاری کی اس کے بعد بھی موقف نہیں دیا گیا. تو بھی یہ پوچھا جا رہا ہے نمبر 1 کہ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے کوئی کٹائی نہیں کی. اور نذیر شاہ صاحب کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے تھانے میں اپلیکیشن جمع آج نہیں کرا دی، ہم نے کرا دی گئی ہے. ہم نے کل رات کو ہی دے دی تھی. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے اس کی کاپی بھی شیئر کر لوں گا. تو یہ ہماری طرف سے نہیں کی گئی اور ہم نے پولیس کو اپلیکیشن دے دی ہے. اب جو بھی مزید کاروائی ہوگی قانونی اس کو فالو کریں گے. سچویشن سمجھنا چاہ رہی ہوں، یہ درخت کے آرڈر کاٹنے کے دیے گئے تھے، کس چیز کے آرڈر دیے گئے تھے جو وہ دکھا رہے ہیں NOC؟ دوسری درخت کون میں گزارش کروں کہ یہ بلدیہ عظمیٰ کی پرمیشن کے بغیر کیا گیا. ہم سے کوئی پرمیشن لی گئی. JS کی کل پریس ریلیز میں نے ہم نے جاری بھی کر دی تھی تو کہ ہماری یہ پرمیشن سے ہوا ہی نہیں. یہ KMC کے لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا؟ بالکل نہیں تھے. اس کی ہم نے اپلیکیشن جیسے کل رات کو اسی وقت جب میئر صاحب نے نوٹس دیا تو ہم نے اپلیکیشن بھی سبمٹ کرا کے تھانے میں دے دی کل رات کی. یہ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے نہیں کاٹے گا. نہیں تو یہ کون لوگ تھے پھر؟ دیکھیں یہ پولیس کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہے. اس کے ساتھ 1-2 یہ اپنا لیٹر بھی یہ اپنا ٹاؤن کی طرف سے آیا سرفیس ہوا تو جس کو اکارڈنگلی پولیس نے ڈیل کرنا ہے. یہ اپنا انویسٹیگیشن اس کی کیا ہوتی ہے. پر میں کلیئر کرتا چلوں کسی قسم کے کوئی آرڈر دیے گئے تھے KMC کی طرف سے ان درختوں کے حوالے سے؟ میں کاٹنے کی بات نہیں کر رہی. جی اس سڑک پہ ہمارا جو یہ کل ہم اسپیسیفکلی گلشن اقبال کی بات کر رہے ہیں، کل ہماری طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں تھی. وی آر ویری کلیئر. تو آپ کے علم میں آیا کہ کس کی طرف سے انسٹرکشن تھی؟ مطلب دن دہاڑے 1 نہیں 2 نہیں متعدد درخت کوئی کاٹ کے چلا گیا اور آپ مطلب کہنے کہ بالکل ہمیں جس طرح ہمیں بھی پتا چلا تو ہم نے پولیس سے رابطہ کر لیا اور اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرا لی. ڈیفینیٹلی آس پاس میں CCTV ٹیلی ویژن ہوں گے، لوگوں کے ایویڈنسز ہوں گے. تو ہم نے تو قانونی کاروائی کے لیے کل ہی اپنا کام پورا کر لیا تھا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. قانونی کاروائی میں کیا آپ نے مینشن کیا؟ ذرا ہمیں تھوڑا ڈیٹیل بتائیے گا. جی میں آپ کو اپلیکیشن فارورڈ کر میں آپ کو واٹس ایپ کراتا ہوں کہ یہ جو درخت ہے یہ ہماری جب ہماری پرمیشن کے بغیر کاٹے گئے تو ہمیں کرنی پڑے. دانیال صاحب ویسے کون سے درخت تھے؟ کیا ان کی ٹائپ کیا تھی جن کو کاٹا گیا ہے؟ دیکھیے ڈفرینٹ فورن کارپس بھی تھے، ڈفرینٹ درخت تھے، تو مختلف چیزیں تھی اس میں. اور ویسے اگر ایک درخت اگر بلا وجہ کاٹا جائے تو اس کے لیے کیا سزا جزا کا معاملہ ہے؟ آنریبل سپریم کورٹ کا بھی اس پہ ڈیسیزن ہے. چیف منسٹر آنریبل چیف منسٹر صاحب سے بھی ڈائریکٹ ہے کہ اس پہ سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے درخت کاٹنے پہ. بالکل ہم نے تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گلا یہ میں اسی بات کا ہے کہ ہم سے بغیر موقف لیے گئے خبر چھائے کی گئی، بار بار نام لیا گیا. جب ہم نے وضاحت کی تو اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں دی گئی. نذیر ہمارے ساتھ اگر ہیں، نذیر آپ ذرا بتائیے گا. یہاں پر ہمارے ساتھ دانیال سیال صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ KMC نے ایسے کوئی آرڈر نہیں دیے اور نامعلوم افراد تھے جو یہ درخت کاٹ کے چلے گئے. آپ کی تحقیق یا وہاں پر جو عینی شاہدین ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہاں پر اعلیٰ اور مصدقہ طور پر پولیس حکام نے ہمیں بتایا کہ KMC کا افسر خود تھانے آیا تھا اور اس کی جانب سے آ گیا تھا کہ یہ جب پولیس ان کو لے کر گئی جو مزدوروں کو تو ان کو چھڑوانے کے لیے جو KMC کا افسر آیا تھا اس کا نام بھی بتایا، اس نے کال بھی کی تھی اور اس کی ID پہ رضا لکھا ہوا تھا لیکن نام شاید اس کا کچھ اور تھا. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر پولیس سے ان کو چھڑوا کر بھی وہ لے کر گئے اور اس لیٹر کی بیسس پر، کیونکہ پولیس تو ثبوت مانگتی ہے، تو پولیس کو انہوں نے جب وہ لیٹر دیا جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تھا تب پولیس نے کہا ہاں یہ لیٹر ٹھیک ہے، کیونکہ پولیس اس افسر کو بھی جانتی تھی اور اس لیٹر کو بھی مانتی تھی کیونکہ پولیس سرکار کے تابع ہے. اگر کوئی سرکاری لیٹر آتا ہے تو پولیس کو ظاہر سی بات ہے اس کو اس آرڈر کو اوبے کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کو. لیکن جب رات کو KMC کا موقف آیا کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پولیس نے بھی نوٹس لیا. DIG ایسٹ کی جانب سے SHO سے پرسار کیا گیا، استفسار کیا گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے اور اس پر کیوں ایکشن نہیں ہوا. تو تب جا کر پھر ان کا آپس میں رابطہ ہوا. ٹھیکیدار کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا، ٹھیکیدار فرار ہو چکا تھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب جب KMC حکام یہاں پر آئیں گے مقدمہ درج کروائیں گے تب جا کر مقدمہ درج ہوگا. لیکن یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے، KMC حکام نے کہا ہے کہ ہم نامزد مقدمہ درج نہیں کروائیں گے، یعنی کہ ہم اپنے کسی شخص کا نام نہیں ڈالیں گے اگر کوئی اس میں ملوث بھی ہوا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے فیروز آباد میں بھی پہلے مقدمات درج ہو چکے ہیں، گلشن میں راشد مناس روڈ پر بھی زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بڑے جو کاروباری مراکز ہیں، ایک ڈینٹسٹ تھا اس کی دکان کے آگے بورڈ چھپڑا تھا، اس نے تقریباً 20 درخت کٹوا دیے. جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر بڑے بڑے برانڈز یہ سب ہیں، تو یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ متعلقہ حکام یا اداروں کے ساتھ مل کر چھٹائی کے نام پر کٹائی کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے کام کاروبار کہاں پر موجود ہیں. درختوں کی وجہ سے ان لوگوں کے بورڈ
उनकी एडवर्टाइजमेंट छुप रही होती है, ये एक बड़ी वजह हमेशा से रही है। इससे पहले जो अदालत की जानिब से नजीर आप हमारे साथ रहिएगा, जिस तरह आपने बताया है। मैं दानियाल साहब का मौक़िफ़ भी जानूं। दानियाल साहब, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मजदूर बिला खौफ व खतर ये दरख्त काटते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। जब पुलिस अफसरान उनको उठा के थाने लेके गए तो KMC का कोई आला अफसर आता है, उन मजदूरों को छुड़वा कर ले जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? सरफेस हुआ है जो हमने शेयर भी किया है। यूनियन कमेटी जो अपना TMC गुलशन इकबाल की जिन्होंने दरख्वास्त दी थी अपना दरख्तों की कटाई की, तो उसके बाद तो चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि ये किसने किया है। तो उसके बाद तो ये, और दूसरा कि हमने थाने में खुद जाके दरख्वास्त दी है। मैं आपको एप्लीकेशन इस कॉल के बाद शेयर कर लेता हूँ कि जब हमने कार्रवाई भी की है और हमने ये वो लेटर भी TMC का अपना TMC गुलशन का एक लेटर यूनियन काउंसिल का सरफेस हुआ है कि दरख्तों की कटाई की गई, तो उससे मुकम्मल तौर पर बात वाज़ेह हो जाती है कि किसने किया, मगर फिर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी एज पर जो रूल्स एंड लॉ जो वो अपना एक्शन हो। अच्छा दानियाल साहब, ये एप्लीकेशन क्या थी, जरा सा आप हमें कुछ बताएंगे कि दरख्त उखाड़ने की थी, छटाई की थी? सदफ छटाई की थी। जो एप्लीकेशन थी छटाई की थी, जो आपके रिपोर्टर साहब ने वहाँ जो बताया है कि दरख्त को उसकी जो कार्ड होती है, जो उसकी जो होती है वो उससे डिफरेंट चीज, कटाई डिफरेंट चीज और दरख्त को पूरा उखाड़ना दिस इज द डिफरेंट। ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट थिंग। छटाई का मतलब तो ब्रांचेस, शाखें, जो ट्रिमिंग है दरख्त की वो करना है। यहाँ पर तो 15-15, 20-20 साल का जवान दरख्त बिल्कुल जड़ से काट लिया। नजीर शाह साहब बार बार इसमें KMC का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उनको कल जब हमने क्लैरिफिकेशन दी तो उसमें यूनियन काउंसिल का लेटर भी साथ हमने अटैच किया था, वो उसका जिक्र नहीं करते। ये हमें सबसे बड़ा गिला इसी बात का ये कि वन साइडेड रिपोर्टिंग चल रही है इस मैटर पे। नजीर आप क्या रिस्पॉन्ड कीजिएगा? देखें, बात यह है कि मुझे इनके गिले का मसला नहीं है। मैं वो चीज रिपोर्ट करूंगा जो मुझे मुसद्दिका हुकाम बताएंगे। जो पुलिस ने मुझे कहा KMC, तो मैं KMC को ही कोट करूंगा। अगर ये दानियाल साहब मुझे डायरेक्ट कॉल करते, मुझे भेजते, तो और यकीनी तौर पर जब इनका मौक़िफ़ आया तो हमने इनका भी मौक़िफ़ दिया। लेकिन जब पुलिस उनको लेकर गई और छोड़ा इस वजह से कि KMC का काम चल रहा था, तो मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम शवाहिद की बिना पर खबर देना है, न ही किसी के गिले की बिना पर मैं अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर सकता हूँ। तो मैंने वही चीज़ रिपोर्ट की जो मुझे पुलिस की जानिब से बताई गई। कराची में 108 थाने, कोई इंसिडेंट होता है, चाहे गुल प्लाजा का हो, चाहे कोई हादसे का हो, चाहे गन शॉट हो, हमें जो तस्दीक करती है वो पुलिस करती है। इनकी जानिब से जो कल गुज़श्ता रोज़ मौक़िफ़ दिया गया था, हमने वो भी दफ्तर में दिया था। नज़ीर और दानियाल साहब, मैं वो लेटर पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपका कमेंट लूंगी। सुन ले सहाफती स्टैंडर्ड में पर्सपेक्टिव लिया जाता है, डिपार्टमेंट का जिसके खिलाफ ग्रीवेंस होती है उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो फिर अलग चीज है कि उसको किस एंगल में लिया जाए, पर ये अपना सर आपको इसीलिए हमने आज इनवाइट किया है ना कि आपका ऑफिशियल मौक़िफ़। लेकिन मैं जिस लेटर का जिक्र करने जा रही हूँ जी, मैं लेटर आप जरा सुन लीजिए जनाब। ये है दरख्तों की छटाई। अर्ज ये है कि आजकल मेन अबुल अस्फहानी रोड पर बहुत बुरे दौर से ये रोड गुजर रही है। गैस की लाइनों के चक्कर में पूरे रोड को उधेड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। और उस पर जुल्म यह है कि दरख्त ज्यादा फैल गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां, खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द दरख्तों की छटाई कराई जाए। ये डॉक्टर फवाद साहब का लेटर है, यही लेटर है, बिल्कुल यही लेटर है। और सवाल अब उनसे ही बनता है कि ये हुआ क्या, जब एक चीज क्लियर सरफेस हो गई है कि ये किसने दरख्वास्त दी, किसको दरख्वास्त। जी बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश यही आपसे कह रहा हूँ। और ये दूसरा, तो इसकी छटाई करने से पहले हमसे परमिशन होगी, क्योंकि ये सड़क हमारी सभी उस्मानी रोड। इनिशियली आप कह रहे थे कोई ऑर्डर ही नहीं दिया KMC ने? KMC ने नहीं दी, TMC का है। मैं आपसे वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लेटर पढ़ने, उसका KMC से ताल्लुक नहीं है, वो TMC से ताल्लुक है। जी नजीर बताइएगा आप, ये कैसे पता चलेगा जी कि ये किसने किया? किसी की सुपरविजन में तो काम हो रहा होगा। 8 बजे से 1 बजे तक दरख्त काटे गए, उनको सुजुकी पे रखा गया है, मतलब दिन दहाड़े ये काम हुआ है। आपके पास लेटर पड़ा है, आपके पास लेटर पड़ा है, उसमें क्या रिमार्क्स हैं, लेटर किसको एड्रेस है? अभी इसी बात के दौरान हमें पता चला है कि जीशान शानी नाम का जो ठेकेदार है वो यहाँ पर काम करवा रहा था, उसकी जानिब से KMC का लेटर दिया गया था। बात ये, हमें इससे मसला नहीं है KMC का लेटर था या टाउन के फवाद साहब का, हमें मसला उन दरख्तों के कत्ल आम से जिन्हें काट कर
जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन फराहम करने वाला आपके पास जो टूल मौजूद है, आप उसी को काट रहे हैं। इसके ऊपर KMC को एक इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए और पुलिस को उसके अंदर शामिल करना चाहिए, ताकि जब ये मामला इतना ज्यादा सस्पिशियस हो रहा है कि कोई ऑन करने को तैयार नहीं है, फिर तो इस किरदारों को सामने लाना चाहिए। ये सिर्फ पुलिस का नहीं, अब KMC का भी काम बन गया है कि वो ऐसे किरदारों को सामने लाएं। हम उस खबर को रिपोर्ट करेंगे जब आप उन किरदारों को सामने लेकर आएंगे कि ये काट रहे थे, चाहे उसमें टाउन इंतजामिया हो, चाहे KMC के वर्कर हो, सैनिटरी वर्कर। यहाँ मैं खुद मौजूद था जिस वक्त ये काम कर रहे थे। ये किसी और शख्स की बनाई हुई फुटेज नहीं है, मैं अपने मोबाइल पे जियो टैगिंग के साथ दिखा सकता हूँ। ये मेरे अपने मोबाइल की बनी हुई तमाम की तमाम फुटेजेस है जो कल ARY पर नशर हुई थी। अब भी मैं जगह पर खड़ा हूँ, अब भी आप ये दरख्तों को देख सकते हैं कि इनके साथ क्या किया हुआ है, क्या जुल्म किया गया है। अच्छा जी, शानी नाम का जो एक शख्स है जो इन मजदूरों को लेके गया और फिर दरख्त की कटाई का सिलसिला शुरू हुआ, वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शानी साहब, जरा बताइएगा, आप किस हैसियत से यहाँ पर गए, कौन से ऑर्डर आपके पास थे, कितने मजदूरों ने इस पे काम किया? ये मैडम हमारा काम नहीं है, ये हमारे इलाके में बंदे काम करते हैं ना, उधर से गए मजदूर। तो मेरा नाम ऐसे ही वो चला रहे हैं। मजदूरों ने काम किया, ये टॉन वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, गुलाम रसूल है ट्रैक्टर TMC का, उसने काम करवाया ये। शानी ये बताएगा, ये आपको ठेका दिया किसने था, ऑर्डर किसने दिया था? नहीं सर, मैं गया ही नहीं हूँ, मैं नहीं गया हूँ, मेरी गोट के मजदूर थे। मेरा काम नहीं था ना, मैं कोई ठेकेदार हूँ। ये गोट के मजदूरों को कौन लेके गया था? ये टाउन वाले, गुलशन टाउन वाले, गुलाम रसूल ट्रैक्टर है, ठीक है, गुलशन टाउन वाले लेके गए थे। TMC का ये इशू है, जैसे कि हमें कल इसी बात निकला है। अगर देखिए, अगर किसी भी रिपोर्टर ने वहाँ पे हटायत की रिपोर्ट देनी है, फिर तो आप हमें लेंगे ना, फिर तो अगर फैसला वहीं से होना है तो फिर तो हमें शायद ये भी सुनने की जरूरत नहीं। एक वो स्टैंडर्ड होता है कि आप किसी के खिलाफ भी कोई भी ग्रीवेंस है, कम से कम उसका मौक़िफ़ तो लें, पर्सपेक्टिव तो लें। और मैंने जब तरदीद कर दी तो उसके बाद भी वजाहत नहीं आती, तो मैं इस बात का शिकवा भी है, गिला भी, और इस बात का दुख भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तर्जुमान जनाब अली सयाल नजीर शाह, आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये TMC का मामला है और अब देखते ही हैं कि सिंध हुकूमत यानी कि अब बल्दियाती इदारा जो है KMC इस पे मजीद एक्शन क्या लेता है, क्योंकि देखें वैसे ही दरख्त नहीं है और अगर दरख्त कट जाएंगे तो इसकी निशानदाही होना जरूरी है और हमने इनको लिया इसलिए था कि इनका मौक़िफ़ जान सकें। हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।